वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक है। आज जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट शो है और इस शो को आई गेस बच्चों ने और माँ बाप ने साथ मिल के देखना है। ये शो दिल से प्लान किया गया है और आई होप कि इस शो से आपकी बहुत हेल्प होगी। माँ बाप बच्चों को लेकर ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके खाने पीने, उनकी सेहत और सबसे बढ़ के उनका करियर, उनकी एजुकेशन को लेकर। शायद हमारे जो नाना नानी या दादा दादी हैं वो इतने ज़्यादा पढ़ाई को लेके कंसर्न नहीं होंगे। अच्छा, बच्चे ने कहा छुट्टी करनी है तो छुट्टी करा दी, लेकिन उसके बाद वाली जो जनरेशन, जो हमारे माँ बाप वाली जनरेशन थी, ये लोग तो इनका बस नहीं चलता था हमारी हड्डियाँ तोड़ दें अगर हमारे नंबर ख़राब आए हों या हमने छुट्टी की हो। क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है और आप देख रहे हैं ना कि अब तो बहुत सारी जॉब्स की जगह रोबोट्स ने ले ली है। सो आप बड़ा सोच समझ के करियर चूज़ करते हैं कि आपने क्या एजुकेशन लेनी है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लाइक शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया मेरे साथ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखा है। हमारी फैमिली में तो सब डॉक्टर हैं, तुम्हें तो मेडिकल ही करना पड़ेगा, चाहे बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। आप उसे क्योंकि आपके ख़ानदान का ट्रेडिशन है कि हर किसी को मेडिकल ही करना है, तो आपने उसी फील्ड में जाना है। इंजीनियरिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरी पड़ोसी बाकायदा उन्होंने मुझे बताया, जो लड़की थी, कि उसके भाई को बहुत शौक़ था मार्केटिंग और सेल्स में जाने का, लेकिन फैमिली एजुकेशन में बहुत सख्त थी। तो उन्होंने कहा, घर वालों ने, नहीं भाई इंजीनियर तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, हमारी ख्वाहिश है। उसने बहुत ही अच्छे नंबर से अपने माँ बाप की खातिर, जबकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करने के बाद उसने जब इंजीनियरिंग कर ली, डिग्री लाके अम्मा अब्बा को दे दी कि आप फ्रेम करा के रख लें। अब मैं वो करना चाहता हूँ जो मुझे ज़िंदगी में करना है, क्योंकि मुझे सारी ज़िंदगी रोना नहीं है कि मैं जो 9 to 5 की जॉब कर रहा हूँ वो मेरा दिल नहीं है। बस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना घर को मतलब उसके बर्डन को लेके चलना है, घर का ख़र्चा है, बिजली का बिल है। वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी में मार्केटिंग हेड लगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, लेकिन उसने अपने अम्मा अब्बा को साल 2 साल बाद कहा कि देखिए अब मैं बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं हूँ, लेकिन मेरे बहुत दोस्त जिन्होंने मार्केटिंग और सेल्स पढ़ी हुई थी वो मुझसे बहुत आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा हुआ था। सो ये जो आपकी डिग्री की ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, मगर मुझे वो 1-2 साल पीछे धकेल गई। जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं 1-2 साल पहले भी पहुँच सकता था अगर मैंने मार्केटिंग और सेल्स की डिग्री की होती और आपके ऊपर वो इंजीनियरिंग की डिग्री का जुनून नहीं होता। सो कहने का मकसद ये है, सच्ची बात तो ये है, अगर आपकी पहली औलाद है ना, तो आपको नहीं पता कि आपके अपने बच्चे को क्या गाइडलाइंस देनी है, तुम क्या पढ़ो, कौन से कॉलेज में एडमिशन लो, कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करो। इतनी वैरायटी है, इतनी चीज़ें हैं करने को। एक ज़माना होता था या डॉक्टर या इंजीनियर, इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनते थे, लेकिन फिर ज़माना बदला तो फिर ट्रेंड आ गया MBA करने का। फिर हर जगह आपको MBAs नज़र आने लगे और वो अपनी फाइलें लेकर इधर से उधर घूम रहे होते थे, नौकरियां नहीं मिल रही होती। फिर हैरान कुन तौर पर ऐसी ऐसी जॉब्स निकल आईं, ऐसी डिग्रीज़ निकल आईं कि जब मेरे बच्चों की बारी आई और जब मैं कूदी कि अच्छा ज़रा मैं ख़ुद तो सीखूं। माँ बाप को ख़ुद सीखना पड़ता है क्योंकि हम अगर पुरानी पढ़ाई लेकर, आपको पता है टेक्नोलॉजी यूं चेंज हो रही है। हमारा कोर्स जो था वो हमारे बच्चों ने नहीं पढ़ना क्योंकि अब मयार अपग्रेड हो गया है। हमें जिस तरह पढ़ाया गया हमारे बच्चों को उस तरह नहीं पढ़ाया गया, हमारे पेरेंट्स को जिस तरह पढ़ाया गया उस तरह हमें नहीं पढ़ाया गया। हाँ, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं एजुकेशन के जो अभी भी उसी चीज़ को घसीटते जा रहे हैं। आई डोंट नो कि ये बात सही है या गलत है, बहुत सारे लोग मुझसे मुत्तफ़िक होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बच्चों का स्कूल राइटिंग पे बहुत फोकस करता था, राइटिंग नीट हो, अच्छा लिखो। अगर वो राइटिंग नीट नहीं करते थे तो उनको डफ़र कह दिया जाता था या उनको कोई ऐसे लक़ब दे दिए जाते थे जिससे बच्चा बिल्कुल वो होता है ना कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है। जब बच्चे पढ़ने गए आगे तो उन्होंने कहा यहाँ तो हर चीज़ लैपटॉप्स और आईपैड्स पे होती है, यानी आपकी टाइपिंग स्पीड तेज़ होनी चाहिए, आपकी ये जो कंप्यूटर स्किल्स हैं ये बहुत अच्छी होनी चाहिए।
رائٹنگ کی اتنی ضرورت پڑتی نہیں ہے. سو ہمارے زمانے میں تو بھائی ہم لوگ سمر ویکیشن میں اپنی رائٹنگ کو درست کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سی کاپیاں لا رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اس کو وہ رائٹنگ درست ہو جائے بس, کیونکہ ٹیچر نے اس کے نمبر کاٹنے ہیں. زمانہ بدل گیا ہے, بہت ساری ٹیکنالوجیز فرق ہو گئی ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو یہ سمجھنا پڑے گا. اور یہاں میں آج آپ کے سامنے انڈر ون روف سارے ایجوکیشن سسٹم جو موجود ہے یہاں, جس میں آپ ایجوکیشن حاصل کر کے کہاں کہاں جا سکتے ہیں, وہ ہم آپ کو گائیڈ لائنس دیں گے جو میرے دماغ میں ہے. اور میں نے تو ظاہر ایکسپرٹس کو بلایا, ان سے ہی بات کریں گے. کیمبرج سسٹم ہے, میٹرک سسٹم ہے, فیڈرل سسٹم ہے, آغا خان بورڈ ہے, آئی بی سسٹم ہے, بہت سارے ایجوکیشن کے سسٹمز بھی ہیں. اور ان سسٹمز میں کیا فرق ہے, آپ کے بچے کو آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے, کون سا سسٹم سوٹ کرتا ہے, کون سا سسٹم مشکل ہے, کون سا آسان ہے, کون سے سسٹم کو پڑھانے کا کیا کرائیٹیریا ہے, یہ ہے آج کے شو کا ٹاپک. آئی ہوپ کہ ہمارے اس شو سے آپ کو بہت مدد ملے گی, کیونکہ یہ صرف بڑے بچوں کے لیے نہیں, چھوٹے بچے بھی, کہ ان کو آگے کیا آپ نے پڑھانا ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. آج کل تو زمانہ یہ ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور آپ کو جا کے اسکول میں رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے. اگر آپ کو بچے کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے تو آپ جائیے رجسٹریشن کرائیے, تاکہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو تو اس کا نمبر آ جائے اور آپ کو فارم مل جائے. سو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیے تھوڑی پڑھائی کی بات کرتے ہیں اور تھوڑی گائیڈ لائنز آپ کو دیتے ہیں. میری خواتین کو یہ بھی بہت ٹینشن ہوتی ہے, ہر جگہ سٹریس ہے, اور یہ پڑھائی والا سٹریس ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے بچوں کے ایڈمیشنز کے لیے, ان کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ تم کیا سبجیکٹ چوز کرو, ان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے. لیکن اس پروگرام کا ایک مقصد اور ہے, بچے کو آگے چل کے وہی سبجیکٹس چوز کرنے دیں جس میں اس کا انٹرسٹ ہے. لیکن پتہ ہے آپ کو, کبھی کبھار بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا انٹرسٹ ہے کس میں. جب وہ پورا پڑھ لکھ جاتے تو کہتے ہیں ہائے مجھے تو وہ پڑھنا تھا. سو میں اس لیے آج یہ شو ڈیزائن کر کے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ ہمارے بچوں کو اور ان کی ماؤں اور پیرنٹس, سارے پیرنٹس کو ہیلپ ہو سکے. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. تو جیسے میں نے آپ کو آج بتایا کہ آج کا شو کا ٹاپک کیا ہے اور آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے آج کا شو دیکھنے کے لیے. سو میں سب سے پہلے جو 4 سسٹمز ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں اپنے شو پہ, اس کو لے کے جو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں ان کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی. میرے پاس اس وقت موجود ہیں ثنا احمد, جو کہ ہیڈ مسٹریس ہیں اے لیول سٹی اسکول پی ایف چیپٹر سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. سو آپ کیمبرج سسٹم کو ریپرزینٹ کریں گی, اس کے بارے میں معلومات حاصل ہم آپ سے کر سکیں. جی. پھر میرے ساتھ موجود ہیں حارث رانا صاحب, جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کیمسٹری کے ہیں. او میرا اللہ, کیمسٹری بحریہ کالج فیڈرل بورڈ کو آپ ریپرزینٹ کریں گے, ہے نا, اس کے بارے میں. پھر میرے پاس موجود ہے جی مسز سندھو بلال, دا اسمارٹ اسکول ریجنل اکیڈمک لیڈ ساؤدرن ریجن میٹرک سسٹم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, شکر. اور پھر میرے ساتھ موجود ہیں شاہد رضا صاحب, جو کہ پرنسپل ہیں غلامان عباس اسکول, اور آپ آغا خان بورڈ کو ریپرزینٹ کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ. تو جی یہ آج یہ پروگرام میں نے سوچا کہ میں نے اس طرح کا پروگرام اپنے پورے کریئر میں نہیں کیا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کو بہت ضرورت ہے معلومات حاصل کرنے کی کہ انہوں نے کون سے بورڈ کا انتخاب کرنا ہے, کون سے ایجوکیشن سسٹم کا انتخاب کرنا ہے. میرا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ آئی بی سسٹم میں پڑھ رہا ہے. سو اس سے میں ابھی کچھ عرصے پہلے انٹروڈیوس ہوئی, کیونکہ وہ چھوٹا ہے تو اس کو بھی ریپرزینٹ کریں گے. ایک اور ایکسپرٹ آ رہے ہیں, آپ سے بھی میں کچھ پوچھ لوں گی. سو ہم کہاں سے اپنی شروعات کر سکتے ہیں؟ بچہ چھوٹا ہے, اس کا ایڈمیشن کرانا ہے, ظاہر ہے پری اسکول, کے جی, نرسری, یہی چیزیں ہم نے سنی ہیں. اگر مجھے آپ لوگوں میں سے, آپ چاروں میں سے کوئی بھی گائیڈ لائنس دے سکے, جب کوئی سسٹم نہیں ہوتا, صرف ایک پلے گروپ ہوتا ہے, کتنے سال میں بچوں کا ایڈمیشن کرانا چاہیے, ان کے لیے کیا بہتر ہے؟ آپ کے الگ الگ پرسیپشن بھی ہو سکتے ہیں, سو آپ لوگ مجھے اپنی طرف سے رائے دیں پلیز. جی ثنا. دیکھا آنیسٹلی آئی تھنک دیکھیں تعلیم کا مقصد کیا ہے ایز ینگ پیرنٹس, اسپیشلی بیکاز آپ پری نرسری کی بات کر رہی ہیں. وین اٹ کمس ٹو یو ہیو ٹو آسک یور سیلف ایز پیرنٹس کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ بچے کو کیوں اسکول میں ڈالنا چاہ رہے ہیں.
از اٹ بیکاز آپ کے آس پاس سراؤنڈ ساؤنڈ ہے کہ اس اسکول میں بچے کو ڈالنا ہے, یہاں جا کے ہی کامیابی ہوگی؟ از اٹ بیکاز آپ اپنے بچپن سے ریفرنس لے رہے ہیں, یا آپ نے کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کی ہے؟ اف یو آسک می ایز این ایجوکیٹر, آئی تھنک تعلیم کا مقصد ہے کسی بھی انسان میں, اور ظاہری بات ہے وہ بچپن سے شروع ہوگا, کہ وہ ایکسپلوریٹو کیوریوسٹی جو ہے نا, یعنی بچے کو کسی چیز کے بارے میں جو جستجو ہے, اس جستجو کو وہ کس طرح پوری کر سکتا ہے. تعلیم کا بیسکلی مقصد یہ ہونا چاہیے لائف میں. تو جب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے بچے کو کہاں ڈالنا ہے, کس بورڈ میں ڈالنا ہے, کس اسکول میں ڈالنا ہے, آپ اس حوالے سے غور کریں کہ وہ اسکول کیا بچے کے اندر ان جذبات کو انکریج کرتا ہے, کیا وہ ایک ایسا سیٹ اپ اور ماحول دیتا ہے کہ بچہ خود ہی ان چیزوں کی طرف اپنی کیوریوسٹی. اچھا, میں ایک عام سمجھے ماں ہوں اور میں سوال آپ سے کرتی ہوں, ہم تو مائیں تو نہیں پڑھی ہیں اسکول میں, تو ماں کو کیسے اندازہ ہوگا کہ اس اسکول میں بچے کو کیا ملے گا, اس اسکول میں بچے کو کیا ملے گا, اور تیسرے اسکول میں بچے کو کیا ملے گا؟ میں کیسے اینالائز کروں گی, میں کیسے ریسرچ کروں گی؟ کیا ٹولز آپ یوز کر جی سکتی ہیں؟ ریسرچ کیسے کروں گی, مجھے کیسے پتہ لگانا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ اسکول میں جائیں اور جو بھی اسکول کی لیڈرشپ ہے, جو اسکول کی ٹیم ہے, ان سے آپ یہ سوالات شیئر کریں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ, میرے آؤٹ کمز یہ ہیں یا میرے گولز. میرے پاس اتنی ورائٹی ہے, میں کہاں جاؤں؟ کیا میں کوئی اپنی لسٹ بناؤں کہ مجھے ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, اوپن ہاؤس میں ادھر ادھر جانا ہے, میں کیا کروں؟ جی, اوپن ہاؤس آر ڈیفینیٹلی آپشنس. ہاں, آپ ظاہری بات ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسکولس کون سے اویلیبل ہیں. سو دیر آر سم اسکول, سسٹم اسکول, جیسے فار ایگزامپل سٹی اسکول ہے جو آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہوگا. سو دیٹس این ایزی ایکسیس فار یو کہ آپ وہاں بھی جا سکتی ہیں, چیک کرنے کے لیے آپ سوالات پوچھ سکتی ہیں. اور آپ جو ایگزسٹنگ پیرنٹس ہیں جو آلریڈی اس اسکول میں اپنے بچوں کو انرول کرا چکے ہیں, ان سے ضرور پوچھیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا تھا. اوکے. وہ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے مجھے کہ آپ جب اسکول کے بچوں سے ملتے ہیں اور آپ ان سے بات کرتے ہیں, وہاں بھی آپ اینالائز کر سکتے ہیں کہ کیونکہ جب میں نے اپنے میرے بچے جب چھوٹے تھے ان کو اسکول ڈالا تھا, تو میں جس اسکول میں وہ تھے میں اس اسکول کے بچوں سے ملی تھی, اور جب میں نے ان سے بات کی تھی تو وہ مجھے ایک چھوٹی ایج میں بڑے ان کا میچورٹی نظر آئی تھی گفتگو میں. سو میں نے کہا اوہ واو, مطلب ٹیچرس تو ظاہر ہے ایک اچھی طرح گفتگو کریں گے, لیکن وہ اسکول کے پڑھے ہوئے جو بچے ہیں, آپ 4-5 ظاہر سب ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن 4-5 بچوں کو آپ دیکھیں گے اور ان سے بات کریں گے, سو وہاں آپ کو ایک بڑی ہیلپ مل سکتی ہے. پھر یہ بھی ایک ٹپ ہے جو میں پیرنٹس کو دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں فلاں اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی پروگریس دیکھتے ہیں, تو وہاں سے بھی آپ کو ایک ملتا ہے اٹریکٹیو پوائنٹ. ایگزیکٹلی, یہاں میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم لوگوں کا جو سوشل سرکل ہوتا ہے, جہاں ہم لوگ فیملیرائز ہوتے ہیں, جتنے بھی ہمارے فرینڈز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں, جب ان کی سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں, وہاں پر بھی وہ لوگ کافی سارے ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اس اسکول میں جا رہا ہے, یہاں پر اس کے یہ اسٹرینتھس ہیں, یہ اپارچونیٹیز وہ پرٹیکولر ایجوکیشنل سسٹم آفر کر رہا ہے, تو وہاں سے بھی آپ کو تھوڑا بہت ریویوز مل جاتے ہیں. سیکنڈلی, وی آر اسٹیپنگ اپ ان سوشل میڈیا چینلس پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا اسکول جو ہے وہ کون سی اپارچونیٹیز آفر کر رہا ہے, تو یو کین ایزیلی کمپیئر ایز اے پیرنٹ. اینڈ دین اگین, جب آپ لوگ اپنے بچے کے لیے کوئی بیٹر آپشن سلیکٹ کرنے جاتے ہیں, جب آپ ملٹیپل اسکولس کو وزٹ کرتے ہیں, جب آپ وین یو روم اراؤنڈ ان دا اسکول پریمیسز, دین وہاں پہ بھی آپ کو ایکسپوجر مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ارد گرد جو نرچر انوائرمنٹ ہم بچے کو جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے تھے, وہاں سے بھی یو کین ایزیلی گیٹ دا آئیڈیا کہ واٹ از ہیپننگ ان دس اسکول. یہاں پر آپ دین پھر اپنے بچے کو وہاں اسٹینڈ کر کے اس کو آئیڈیلائز کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ اس اسکول میں اگر میں اس کو انرول کراتی ہوں تو پھر یہاں سے میرے بچے کے اندر کون سی اسکلس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں. اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بچہ ایوریج پڑھنے والا ہے, یعنی کہ اس کو کھیلنے کودنے کا تو بہت شوق ہے لیکن وہ پڑھائی والا نہیں ہے, اور گھر کا ماحول بھی نہیں ہوتا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ بزنس مین گھرانے ہیں جہاں ان کو دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے, بزنس چلانا ہے, تو وہ ان کو آباء و اجداد سے بزنس مل رہا ہے. سو آپ کے گھر کا ماحول اتنا ایجوکیشن والا ہے نہیں, تو اس لیول پر میں اپنے بچے کو کون سا سسٹم جو ہے اس میں ڈالوں, میٹرک, کیمبرج, آخان یا فیڈرل, کیا کروں میں؟ آپ بتائیں پلیز. دیکھیں,
ایک تو ہم نے ایجوکیشن کو سمجھنا ہوگا. آج بہت ہی اچھا سوال ہے یہ. ایون جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بزنس مین کا گھرانہ ہے اور وہ اپنی دکان میں جو ہے وہ بٹھا رہا ہے, یہ خود ایک ایجوکیشن کا حصہ ہے. یعنی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن سے اپارٹ کوئی چیز ہے, نہیں, یہ بھی ایجوکیشن کا حصہ ہے. بالکل. بعض اوقات ہم بچوں کو اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاتے ہیں. ہم وہ اسکول سے چھٹیاں لینے کے لیے جاتے ہیں, وہ جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل صاحب بولتے ہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے جی, اس کی پڑھائی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. دیکھنا چاہیے, اس میں بیلنس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہے, یہ خود ایک بہت اچھی ایجوکیشن ہے, اور یہ جو ہے وہ سیکھے گا اپنے اندر. تو آپ جو ہے وہ چیزوں کو جتنا زیادہ آپ وقت دیں گے, جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا میں اسی حوالے سے, کہ جب میں اپنا ڈریس خریدنے جاتا ہوں تو میں اتنا ٹائم لگا لیتا ہوں. میرے بچے کے لیے مجھے اسکول چوز کرنا ہے, اچھا بھائی 2 آدمی کو پوچھا اور ڈال دیا. تھوڑا سا, جیسے میڈم نے بہت اچھی بات کی کہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اسکول, سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اب تو بہت ایزیلی ایکسیس ہو گیا. آپ نے خود بہت اچھی بات کی کہ جو بچے وہاں سے نکل کے گئے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے سے بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے, اور پھر تھوڑا سا ہم ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ. اور مین چیز یہی ہے کہ وہ اسکول کہ جو بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو باہر نکالنے میں ہیلپ کرے. اب آپ کو پتہ ہے اسکولنگ کے سسٹم کو پورا ایک چینج ہو گیا. اسکول میں ایز اے ٹیچر ٹیچ کرنے کی بجائے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹیچر شوڈ بی ایز اے فیسیلیٹیٹر. وہ ٹیچر جو ہے وہ اس کو جگ اینڈ مگ تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھا دیا بس یہ پڑھ لو, بلکہ آپ ٹیچر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کرے. بچے کے اندر جو ویسی بہت ساری جو ایبیلٹیز ہیں ان کو باہر لانے کے لیے کبھی جو کبھار سسٹم, پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا ان کے بچے میں کیا کیا چیز چھپی ہے, اور کبھی کبھار بچہ خود نہیں تراش سکتا کہ وہ یہ ٹیلنٹڈ ہے, ٹیچر پکڑ لیتے ہیں. بالکل صحیح, ٹیچر جان لیتے ہیں, ان کی آبزرویشن ظاہر ہے ان کا کام ہے یہ. لائک اگر آپ پلیٹ فارم دے رہے ہیں نا بچے کو ٹو ایکسپلور ایوری تھنگ, تو ضرور اس کے اندر جو چھپا یہ بھی کرو تو وہ بھی کرو تو یہ بھی کرو. بالکل ایبسلیوٹلی. کسی چیز سے آپ اسپیشلی دا ینگر دے آر, آپ بالکل ان کو ڈسکریج نہ کریں. لیٹ دیم ایکسپلور, وہی تو ٹائم ہے سیکھنے کا, کرنے کا. ہاں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جو ہمارا بیسک پرپس ہے ایجوکیشن کا, اگر ہم دیکھیں جو فائنسٹ سسٹم ابھی چل رہا ہے یا جو ڈکلیئر ہوا ہے لاسٹ ایئر کہ فن لینڈ کا جو سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم, اٹ از ون آف دی بیسٹ سسٹم آف دی ورلڈ. اس میں کیا ہے تھوڑا ٹپ, اس کے پوائنٹس بتائیں, کیا سسٹم ایسا ہے وہ جو بیسٹ ہے؟ جی, پاکستان میں کچھ ایسا ہے کہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے اور پیرنٹس کے اوپر ایک پریشر آنے لگ جاتا ہے, وہ بھی پریشرائز فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو اب اس اسکول میں ایڈمٹ کروانا ہے. 3 سال نہیں 18 مہینے. Even some of the schools are asking for Sometimes the women are expecting and they're Exactly. going. Yes. and some of the schools are asking for the ultrasound as well of the mother, کہ وہ رپورٹس تک مانگ رہے ہوتے ہیں if they want to admit their child in that school. ایسا بھی ہے. اور فن لینڈ کو اگر ہم دیکھیں, اگر ہم کمپیئر کریں پاکستانی سسٹم کو, تو فن لینڈ کے اندر جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہو جاتا, یعنی کہ اپنی ایک میچورٹی کے لیول تک نہیں پہنچ جاتا, اور اس کو آپ اسکول میں نہیں ڈال سکتے. 7 سال تک بچہ اسکول نہیں جاتا؟ نہیں, بالکل نہیں جاتا. اور 7 سال کی عمر میں بچے کا ایڈمیشن کروایا جاتا ہے, اور اس کا جب ایڈمیشن ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ مینٹلی تھوڑا میچور ہوتا ہے. اینڈ دین 9 ایئرس تک اس کو پڑھایا جاتا ہے اور کوئی ایگزام نہیں لیا جاتا. سو دا اسٹوڈنٹ جو بھی چلڈرن ہے اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا کسی بھی قسم کے ایگزام میں بیٹھنے کا, یا لو مارکس لینے کا, یا نیگیٹو مارکنگ کا, یا میرا تو سی گریڈ آ گیا میں تو فیل ہو گیا, اس طریقے کا کوئی ایگزام نہیں ہوتا. اینڈ آفٹر 9 ایئرس وین دا اسٹوڈنٹ ریچز ان دی ایج آف 16, تو تب ایک چھوٹا سا ایگزام ہوتا ہے جو کہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک گریجویشن کا ایگزام ہے. اینڈ دین فردر آفٹر دیٹ اس کو زیادہ تر اسٹوڈنٹ کلیئر کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. لیکن بیچ میں اسائنمنٹس سبمٹ کروانا یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں. بالکل. اچھا, اس اسکولس میں, اچھا فن لینڈ کے جتنے بھی اسکولس ہیں وہ سارے کے سارے پبلک اسکولس ہیں. پرائیویٹ اینٹی وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہاں پہ جیسے پرائیویٹ اینٹی ایگزسٹ کرتی ہیں, مافیاز ایگزسٹ کرتے ہیں, وہاں پہ صرف اور صرف پبلک اسکولس ہیں. اور جب سارے کے سارے اسکولس گورنمنٹ ہی دیکھ رہی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہیں اپنے بچے کو نرچر کرنا ہے. اچھا, اب آ گیا سوال کہ بچے کو کون سے سسٹم میں ڈالنا ہے. ہم نے میٹرک سسٹم سے پڑھا, مگر ہمارے بچوں نے کیمبرج سسٹم سے پڑھا. ہمارے ابا ابا نے ڈالا تھا نا, ہمیں تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا سلیکٹ کرنا. انہوں نے کہا نہیں انجینئرنگ پہ جانا ہے تمہیں یا ڈاکٹر بننا ہے. یہی ہم لوگ جب پڑھے تھے تو مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ انجینئرز اور ڈاکٹرز. اس وقت تو MBA کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا. سو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیمبرج میٹرک سے فیڈرل آغا خان سے کیا ڈفرینس ہے سسٹم میں,
ताकि वो भी थोड़ा पेरेंट्स को अंदाजा हो. देखिए अगर हम देखें जब हमारा एरा था व्हेन वी वर डूइंग तो वहाँ पे सिर्फ मैट्रिक कॉमन था, लेकिन अगर आज हम देखें तो O-A लेवल्स फैशन में है. अगर आपका बच्चा O-A लेवल्स नहीं कर रहा तो उसको आउट ऑफ फैशन माना जाता है कि वो तो सोसाइटी का पार्ट है ही नहीं. मैट्रिक सिस्टम, हाँ, हालांकि देखिए हम तो पढ़े हैं भाई, और बहुत सारे लोग पढ़े हैं जिससे कमिश्नर्स बने बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बने बैठे हुए हैं आजकल, वो सब मैट्रिक सिस्टम से पढ़े हैं. बिल्कुल, और उन्हीं को ज्यादा प्रिविलेज समझा जाता है सोसाइटी के अंदर. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. यानी आप ये कह रहे हैं कि एक स्टेटस सिंबल कैम्ब्रिज सिस्टम बन चुका है. कैम्ब्रिज बन चुका है. मुझे आगा खान सिस्टम से के बारे में आज पता चला, मुझे उससे पहले इतना नहीं आइडिया था. वो क्या डिफरेंट है बाकी चीज़ों में? देखिए आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है. आगा खान जो सिस्टम है वो एग्जामिनेशन बोर्ड है. अच्छा. ये नेशनल करिकुलम जो आपका है, जो नेशनल करिकुलम है उसी को लेकर चल रहा होता है. हाँ. नेशनल करिकुलम से सारे जो SLOs हैं, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो उससे ड्राइव होते हैं सारे. अच्छा, इनका जो बहुत ही अच्छा एक चीज़ है अफोर्डेबिलिटी के हवाले से अगर आप देखें, मैट्रिक सिस्टम में जो एक आम तौर पर आपने भी बड़ा सुना होगा और हम आपके ही जो मीडिया के हवाले से देखते रहते हैं कि एक रिलायबिलिटी का, ट्रस्ट का एक इशू बहुत ज़्यादा एक है जी. अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यानी ये कि है, हम बोलना नहीं चाह रहे, साफ बात है वो चीटिंग कराना और फलाना. Exactly. मतलब आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने भी उसी सिस्टम से पढ़ा है. लेकिन यहाँ पर एक तो ये कि आपका नेशनल करिकुलम है, यानी आप अपने ही उसके अंदर पढ़ रहे हैं. दूसरा आप एग्जामिनेशन जो है, ये आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो एग्जाम्स लेते हैं. अच्छा, वो बाकायदा सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को, यहाँ तक सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को कि आपका जो सिलेबस है जो कि ड्राइव होता है SLOs से, उसमें यहाँ तक बताते हैं कि बच्चे को ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, यहाँ तक पढ़ना है, इसमें जो है बच्चे को इतना पढ़ाना है कि इसकी नॉलेज हो जाए बस. इस SLO को अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पढ़ाना है. अच्छा. इस SLO को एप्लीकेशन बेस तक पढ़ाना है. ठीक है. टीचर को भी पता है, बच्चे को भी पता है कि किस SLO को कितना वक्त देना है और कितना डेप्थ में जाकर. यानी अगर मैं इसको आसान लफ्जों में इस तरह कहूँ कि जो बच्चे कैम्ब्रिज, ज़ाहिर एक महंगा सिस्टम है, अगर आप आगे चल के उसके एग्जाम्स भी देखें, बिल्कुल, अगर वो जो बच्चे कैम्ब्रिज सिस्टम अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो आगा खान सिस्टम का रुख करें. कंपैरेटिवली कैम्ब्रिज से बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सिस्टम है. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जैसे लाइक कैम्ब्रिज पढ़ने के बाद आप इंटरनेशनली बाहर पढ़ने जा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में अपना एडमिशन, क्या आगा खान बोर्ड का सिस्टम पढ़ने के बाद, एग्जाम्स देने के बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? देखिए आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड जो पढ़ाई करते हैं, हम ये कहते हैं कि एग्जामिनेशन इज़ द टेल. हाँ. जिस तरीके के पेपर में सवालात पूछे जाएंगे, क्लासरूम की टीचिंग उसी एंगल से होगी. ओके. अगर पेपर के अंदर सवालात इस तरीके से हैं कि जो रोड लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो टीचर ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर रोड लर्निंग को जो है वो उसको प्रमोट करेगा. ठीक है. आगा खान एग्जामिनेशन के जो पेपर है अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड है, बच्चे को इस काबिल बना देते हैं कि वो कहीं पर भी जाएगा, वो अपने आप को जो है वो मनवा लेगा, जो उनके टेस्ट होते हैं सारी चीज़ें. तो बिल्कुल, यानी आप प्राइवेटली ये सिस्टम में आगा खान बोर्ड में आप एग्जाम्स नहीं दे सकते. प्राइवेटली जैसे हो जाता है ना, हम कैम्ब्रिज में दे देते हैं, जी जी, किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू दे देते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बेटे को नहीं मिली थी साइकोलॉजी कॉलेज में सब्जेक्ट, उसने प्राइवेटली उसका एग्जाम दे दिया. उस तरह आगा खान में उसमें स्कूल से एफिलिएट आपका जो है वो होना मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है इसमें ज़्यादातर. अच्छा, आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड जो है हर साल एक यूनिवर्सिटी डेस्टिनेशन सर्वे करता है, अपने बच्चों का सर्वे करता है कि जो बच्चे आगा खान सिस्टम से निकल कर गए हैं वो कहाँ गए हैं. अच्छा. और उसका जो रिस्पांस है उस सर्वे का वो भी बड़ा अच्छा है. 96% जो है वो उसका रिस्पांस है. अच्छा. बच्चों का जो वो है, और उसमें आप देखें कि 91% बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेस है. ओके. तो ये जो आपका जो सवाल था कि ये बच्चे जो हैं वो कहाँ, तो एग्जैक्टली जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसके अंदर वो जो है. जैसे लाइक मैंने अभी ये देखा है, जब बच्चों को मैट्रिक सिस्टम में तब डाला जा रहा होता है, अब जब उनको यहाँ डॉव से या दूसरे जो यहाँ के अच्छे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है मेडिकल को लेकर, उनको जब वहाँ पढ़ाना होता है तो उनको शुरू से कहते हैं अच्छा जी तो मैट्रिक सिस्टम जो है. सो वो वाली चीज़ है. और अगर कैम्ब्रिज, जैसे इन्होंने कहा कि एक सिंबल है, एक स्टेटस सिंबल है कि अच्छा कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ रहे हैं ज़्यादातर बच्चे ही, आजकल का ये दौर है. सो वो वाली चीज़ है. फ़र्क क्या होता है कैम्ब्रिज सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम में, आगा खान सिस्टम में, फेडरल बोर्ड में? ये हम सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद पूछेंगे कि इन चारों सिस्टम में एक दूसरे से फ़र्क क्या है. ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स की, बच्चों की, कि उन्हें अपनी पढ़ाई को लेकर करना क्या चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का, कौन सा स्कूल है, किस स्कूल में पढ़ते हैं, आगे जाके किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, इतने सारे सवालात होते हैं। और अभी तो आगे दुनिया बहुत दूर है ना कि क्या प्रोफेशन लेना है। उससे पहले तो आपको जानना ही है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट एक बात जो बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, अगर एक बच्चा एक स्कूल में तीसरी जमात में फ़ेल हो गया तो वो किसी और स्कूल में उसको चौथी जमात में डाल देते हैं। इस तरह वो जंप करा के बच्चे को पहुंचा तो देते हैं वहाँ तक, लेकिन उसकी बेस बिल्कुल हिली जुली होती है। सो एक टिप ये है एज पेरेंट कि बच्चे का स्कूल ना बदलें जब तक बहुत मुश्किल ना हो। कोशिश करें बच्चे को एक ही स्कूल में पढ़ाएं। आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, कि क्या बच्चे का स्कूल बदलना अक्लमंदी है? देखिए, बाज़ औक़ात ये ज़रूरी हो जाता है अगर आपने देख रहे हैं कि आप सिस्टम से इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है क्या। हाँ। लेकिन ये बहरहाल बच्चे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए एक बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, क्योंकि उसको एक नए इन्वायरमेंट में दोबारा से एडजस्ट करना होता है। जी। ये खुद जो है वो बच्चे की साइकोलॉजी के लिए एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। हाँ। तो जब तक आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, हाँ। जब तक जो है वो कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब हम सिस्टम के सवाल पर भी आ जाते हैं ना। जैसे मैंने आपसे जाने से पहले सवाल किया था कि आगा खान बोर्ड, कैम्ब्रिज, मैट्रिक, फेडरल बोर्ड, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे, हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमने बच्चे को पढ़ाना क्या है? देखिए, आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड के हवाले से मैंने आपको कह दिया कि ठीक है। ये बिल्कुल एक, अगर कोई ऐसा है कि मिसाल के तौर पर एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है, हाँ। अफोर्डेबल उसके अंदर, हाँ, तो आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड मेरा ख्याल है कि इसके लिए आराम बहुत से ही हो जाता है एडमिशन जी, या वो तो मुश्किल देखिए, वो होती तो है? आपने एक नॉर्मल स्कूल में जैसे आप एडमिशन लेते हैं, जो आगा खान से एफिलिएटेड है, जी। उनसे आप जाएंगे हाँ। तो वहाँ पर खुद ब खुद टीचिंग इसलिए इस तरीके से होगी, जैसे मैंने आपको कहा कि एग्जामिनेशन इज़ द टेल। उसे पता है कि मेरे बच्चे ने आगे जाकर AKU बोर्ड के पेपर में अपीयर होना है। अच्छा, कौन सी क्लास से शुरू होते हैं ये? जैसे होता है ना कि प्ले ग्रुप, प्री स्कूल, फलाना। देखिए, ये नॉर्मल स्कूल बिल्कुल उसी तरीके से ठीक होगा। है। आपका पेपर 9th और 10th में जाकर आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड लेगा, लेकिन अब आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड ने सेकेंडरी लेवल पर MSP भी शुरू कर दिया है। हाँ। जिसके अंदर जो है वो 6th, 7th, 8th से ही उसको उस हवाले से तैयार किया जाता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अब कैसे फर्ज करनी है। करें कोई बच्चा अगर मैट्रिक बोर्ड में है और वो कहे कि मैं 8वीं जमात से स्विच करके 9वीं जमात में आगा खान बोर्ड में चला जाऊं, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर वो अच्छा। किसी ऐसे स्कूल में दाखिला लेने में कामयाब हो जाता है कि जहाँ पर AKU बोर्ड है। और अगर वो प्राइवेट देना चाहता है, वो प्राइवेट भी दे सकता है। वो प्राइवेट जिस तरीके से आप सेकेंडरी बोर्ड जैसे अभी हम बात हो रही हाँ। थी, तो वो प्राइवेट भी आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड में वो एग्जाम्स दे सकता है। दे सकता है। जी। अच्छा, अब हम आगे कैम्ब्रिज सिस्टम पे, प्लीज आप उसको सर ने कुछ देर पहले ब्रेक से पहले बताया था कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियरली डिफाइंड होते हैं इन आगा खान बोर्ड। कैम्ब्रिज गोज़ अ स्टेप फर्दर। जैसे सर ने कहा था ना कि किसी टॉपिक पे आपको पता चल जाएगा कि ये नॉलेज तक ही जाना है, ये अंडरस्टैंडिंग तक जाना है, ये एनालिसिस तक जाना है, ये एवेल्युएशन तक जाना है। कैम्ब्रिज का जो पूरा सिस्टम है दैट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट कि बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकर बने। तो वो ये भी क्लियरली आपको नहीं बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको कितने हद तक पढ़ना है। अच्छा। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टॉपिक, हाँ। और वो किसी भी तरीके से आपको गेज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? हाँ। बच्चा इज़ नॉट लर्निंग टू और फॉर एन एग्जाम। बच्चा वो सीख रहा है एक टॉपिक बिकॉज वो सीखने की चीज़ है। अच्छा। एंड बिकॉज कैम्ब्रिज में आपको क्लास 9 और 10 में, एंड आई एम श्योर मैट्रिक में भी होगा, आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स ले रहे होते हैं ना, तो बच्चे की अपनी ओनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो उसको खुद ओन करता है कि फैसले करने की ताकत पैदा होती है उसके अंदर। बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट बनता है। जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा था कि जुस्तजू जो होती है ना, वो मजीद रहती है, और आगे यूनिवर्सिटी में वही वाले स्किल सेट उसके काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैट्रिक सिस्टम में हमें ये पता है कि जो पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है उसमें तो 14 नकात आने ही आने, ठीक है। हमें कैम्ब्रिज के पेपर्स का नहीं पता होगा कि क्या सवाल आएगा। जैसे 5 इयर्स मैट्रिक सिस्टम में मिल जाते हैं, 5 इयर्स पेपर जी, कहते हैं unsolved जो ना। हाँ, पेपर्स तो 10 हमें years भी मिलते हैं, हाँ, कैम्ब्रिज को भी मिलते हैं। ऑफ कोर्स मिलते हैं। हाँ। और उसमें जो है एग्जामिनर का एक कमेंट्री भी आती है, लेकिन वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं निदा, थोड़ा सा हम डाइग्रेस करें, लेकिन जैसे शुरू में आप लोगों ने कहा था ना कि मैट्रिक पे ये एक एक्यूजेशन आता है कि पेपर्स लीक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। सिटी स्कूल, बिकॉज माशाल्लाह वी आर पेनिट्रेटेड एवरीवेयर ना, हमारे बच्चों के जो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स हैं वो हमारी कैंपस में होते हैं।
تو جو ایکسٹرنل باڈی جو پیپر کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہے جب وہ ہمارے اپنے کیمپس میں بھی جب لا رہی ہوتی ہے تو اتنے بڑے بریف کیس میں لا رہی ہوتی ہے جس کے اوپر اتنا تالا اور چابی ہوتا ہے. چیٹنگ کا سسٹم یہ ہوتا ہے جب بھی جہاں آپ کا کیا کہتے ہیں اسے وہ نہیں جب سینٹر جی سینٹر پڑتا ہے نا تو وہاں پہ بڑی دل کائنڈ ہارٹڈ ٹیچرز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں سمرن جی لے اپنی زندگی, اور بچوں کو کہتے ہیں جو کرنا ہے کرو. نہیں, میں سینٹر ہیڈ ہوں اور مجھے بھی برٹش کاؤنسل کہتے ہیں کہ میڈم آپ اپنے دفتر میں جائیں. نہیں, کیمبرج کی بات میں نہیں کر رہی نا, میں تو مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈفرینس بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک اوتھینٹک انٹیگریٹی اس سسٹم کی زیادہ ہے کہ ڈسپائٹ میں خود ایک سینٹر ہیڈ ہوں مگر مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ بہت لاک ان کی میں آ رہا ہوتا ہے. سینٹر خالی یہی تو نہیں ہوتے نا, اور پورے پاکستان کے کیمبرج کی جنرلی بیکاز کیمبرج نہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میٹرک. اچھا اوکے, وہ آپ کنفیوز. اچھا ندا, اگر ہم میٹرک سسٹم کی بات کریں, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں جب ہم پیپرز کنڈکٹ کروا رہے ہوتے ہیں میٹرک سسٹم کے, وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتی ہیں اور بچوں کو یہ لیوریج دے دیتی ہیں کہ یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. لیکن یہاں پر آئی تھنک میرا اوپینین یہ ہے کہ اگر اسکولز اینڈ پیرنٹس اپنے بچوں کی آنرشپ لے لیں, ایز اے رسپانسبل سٹیزن شپ کا مظاہرہ کر کے بچوں کے اندر جو آلریڈی بلٹ ان اسکلز موجود ہیں ان کے ہڈن ٹیلنٹس کو ایکسٹریکٹ آؤٹ کریں, ان پر تھوڑا سا کام کریں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس پرٹیکولر اسکول کے بچے جو ہیں وہ چیٹنگ کو پریفر کریں گے. تو یہاں آنرشپ کی بات میں کروں گی کہ اسکول میں جتنی بھی پرنسپلز ہیں یا پیرنٹس ہیں یا اسٹوڈنٹس, ہمیں بینگ رسپانسبل سٹیزن اپنے بچوں کے اندر یہ آنرشپ ڈیولپ کرنا بہت لازمی ہے. اینڈ سیکنڈری, ہم لوگ اگر میں اسمارٹ اسکولس کی بات کروں, ہمارے جو میٹرک اسٹریم جس کو ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں رفلی جو ہے ہمارے 360+ کیمپسز ہیں کنٹری وائڈ, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے میٹرک کے جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں ہم لوگوں کی اکیڈمک ٹیم موجود ہے, ان کی ایکسپرٹیز موجود ہے جو کہ ٹیچرز کو گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. میرا سوال بورڈ جو ہے نا, میرا شو اس سے ادھر ادھر جا رہا ہے. میرا شو ابھی یہ ہے کہ میں نے اویئرنیس یہ دینی ہے لوگوں کو کہ سسٹم میں فرق کیا ہے, کیمبرج سسٹم میں کیا فرق ہے. آپ نے بتایا کہ کیا ہے, کس طرح کیا پرسیپشن دیتے ہیں بچوں کو. اب آپ مجھے میٹرک سسٹم کا بتائیے کہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے. ظاہر ہے جب میڈیکل میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو کیمبرج والے کو 1 سال ایکسٹرا پڑھنا ہوتا ہے نا, وہ والا سسٹم مجھے بتائیں کہ 11 سال 12 سال پڑھنا, پلیز وہ والی بات ضرور بتائیں. دیکھیں کیمبرج پہ ڈیفینیٹلی 1 سال ایکسٹرا ہوتا ہے بیکاز وہ یو کے کا بورڈ ہوتا ہے, یو کے میں یونیورسٹی 3 سال کی ہوتی ہے, تو ٹوٹل ایئر آف ایجوکیشن وہی رہتا ہے. یو کے میں بیچلرز جو ہے وہ 3 سال کا ہے, تو اسی لیے او لیولز اور اے لیولز کرنا پڑتا ہے جی, اور جس میں 13 سال لگ جاتا ہے. اور یونیورسٹی میں آپ کو 13 یا 12 لگتے ہیں, کتنے لگتے ہیں؟ 13 سال لگتے ہیں بیکاز A2 جو ہے وہ 13 گریڈ ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں آپ کے 3 سال ہیں تو آل ٹوگیدر ہوتا 16 سال ہی ہے. اوکے, جو اور بہت سارے بچے US بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ A لیولز میں اگر آپ نے بہت اچھی طریقے سے اپنے پیپرز دیے ہیں تو آپ کو کریڈٹ آورز مل جاتے ہیں ان US یونیورسٹیز آلسو, تو وہ بھی 4 سال سے آپ تھوڑا پہلے گریجویٹ کر لیتے ہیں ان گڈ US یونیورسٹیز. اچھا. سو میں آپ سے وہی سوال کرنا چاہی تھی کہ جیسے میٹرک سسٹم ہے وہ 10th پھر انٹر آتا ہے تو وہ 12 12 جماعتیں پڑھنی ہے, اور اس کے بعد جا کے اگر آپ نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو یہ سسٹم میں وہ چاہ رہی ہوں. میٹرک سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو وہ جیسے انہوں نے کہا کہ 3 ایئرس کیمبرج میں ہوتا ہے, لیکن میٹرک سسٹم کی بات کریں تو وہ 2 ایئرس کا گریجویشن بھی ہمارا بچہ کر سکتا ہے, اینڈ دین پھر اگر وہ بزنس کی فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے تو دین اگین 4 ایئرس والا بھی گریجویشن کر سکتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے 1-2 ایئرس کا. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب ہم لوگوں میں نے سنا ہے کہ آج کل چیزیں چینج ہو گئی ہیں. جب میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ میٹرک کیا, انٹر کیا, آپ نے آنرس کے لیے اگر آپ نے سرٹن سبجیکٹس میں اپلائی کرنا ہے, انجینئرنگ نہیں کرنی یا میڈیکل نہیں کرنا, سرٹن سبجیکٹس اپلائی کرنا ہے تو اس کے 2 سال میں آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں. 3 سال میں آنرس کی ڈگری ملتی تھی اور 4 سال میں آپ ماسٹرز ہو جاتے ہیں. ابھی کیا چیز چینج ہوئی ہے؟ 4 سال کا ہوا ہے نا, ابھی 4 سال کا بیچلرز ہوا ہے جس میں آپ اگر فزکس کو آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں دین اگین 4 ایئرس کا بیچلر پروگرام ہے. اگر آپ میٹرک اسٹریم سے پاس آؤٹ ہو کر جا رہے ہیں تو دین اگین کوئی بھی آپ دوسرا ڈسپلن اگر سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا 4 ایئرس کا آنرس ڈگری ہے, اینڈ دین پھر آپ کی ماسٹر 2 ایئرس کی ہے. سو ابھی یہ سسٹم چینج ہوا, تھوڑا سا ایکسٹرا پڑھنا پڑتا ہے اب. ہم لوگ ذرا اچھے وقت کے نکل گئے.
وہ والی چیز. اچھا اب مجھے آپ یہ فیڈرل بورڈ کا بتائیں, فیڈرل بورڈ اور یہ جو میٹرک سسٹم ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اگر ہم نارمل جو کراچی بورڈ ہے اگر ہم اس سے کمپیئر کر رہے ہیں تو فیڈرل بورڈ نے جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے, فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن, انہوں نے 2022 کے اندر ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جو جتنا بھی ہمارے پیپرز ہوں گے, ایگزامینیشن سسٹم ہوگا, اٹ وڈ بی آلسو SLO بیسڈ, یعنی کہ ایک ٹاپک پرٹیکولر بتایا جائے گا اور اس ٹاپک کو جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکسپلور کرے گا, چاہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو کرے, ڈفرینٹ بکس کے تھرو کرے, اور اس کی بیسس پر اس کا ایگزام جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا. دیکھیں اگر ہم کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اس کے 3 مین پلرز ہوتے ہیں. نمبر 1 سلیبس, نمبر 2 اس کا ایگزامینیشن سسٹم کہ کس طریقے سے وہ ایگزامس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, اور نمبر 3 ٹیچرس کہ کس طریقے کے ٹیچرس ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ فیڈرل اور میٹرک سسٹم میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو فیڈرل بورڈ ہے وہ نارملی آپ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ سائنس گروپ کو لے کے بھی کر سکتا ہے, یعنی کہ بایو کیمسٹری فزکس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, ہیومینٹیز بھی آفر کیا جا رہا ہے وچ از آرٹس کے سبجیکٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی فیڈرل بورڈ آفر کر رہا ہے, یعنی کہ اگر اسٹوڈنٹ از انٹرسٹڈ ان دی الیکٹریکل فیلڈ, ان دی میکینیکل فیلڈ, تو وہ SSC لیول پر ہی ان سبجیکٹس کو لے کے پڑھنا اسٹارٹ کر سکتا ہے. ایک اور بھی فیلڈ ہے جس کو بولتے ہیں ٹیک اینڈ ٹریڈ. اگر جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ انٹرسٹڈ ہے ہاسپٹیلٹی کے اندر, جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کے اندر, ٹورزم میں یا پھر جو جتنی مینجمنٹ کی فیلڈز آتی ہیں, ہوٹل مینجمنٹ آ گیا, ٹورزم مینجمنٹ آ گیا, اگر اس کے اندر اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہے تو وہ ان سبجیکٹس کو لے کے بھی SSC اور HSC لیول پہ پڑھ سکتا ہے, اینڈ دین ہی کین کنٹینیو ایز ویل ان دی یونیورسٹی دوز کورسز. اچھا اب جیسے سسٹم چینج کرنے کی بات میں کرنا چاہوں گی کہ میری جو بھتیجی ہے اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اسے ساری زندگی کیمبرج سسٹم سے پڑھا, مگر اسے کیونکہ میڈیکل میں جانا ہے اور اسے اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا تھا, جس کے لیے یہ ہے کہ میٹرک سسٹم سے وہ جائے گی وہاں, مطلب اسے پھر 9th 10th اور 8 تک وہ کیمبرج میں رہی, پھر اس نے اپنے آپ کو شفٹ کیا, سسٹم چینج کیا اور میٹرک سسٹم میں چلی گئی. اگر بچے کو سسٹم چینج کرنا ہو تو کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا, وہ مجھے بتائیے. میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں. جو میٹرک سسٹم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, چاہے آغا خان بورڈ سے پڑھے ہوں یا کراچی بورڈ سے, ایکچولی جب انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم ECAT ایگزام بولتے ہیں یا MCAT ایگزام بولتے ہیں, میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر جو لیا جاتا ہے انٹرنس ٹیسٹ, تو اس کا جو سلیبس ہوتا ہے بیسیکلی وہ آپ کا وہی سلیبس ہے جو کہ پاکستان کا سلیبس ہے, وہ کوئی انٹرنیشنل کریکولم کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو وہاں پہ جو A لیولس یا O لیولس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ہاں ان کے کانسیپٹ بہتر ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ تھوڑی سی لیکنیس آ جاتی ہے ان کے پریپریشن میں, کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے پریپریشن کے لیے. اور جو آلریڈی جو اسٹوڈنٹ کراچی بورڈ سے فیڈرل بورڈ سے پڑھ کے جا چکے ہیں ان کو وہ نالج آلریڈی ہوتی ہے, تو انہیں صرف ریویژن کرنا پڑتا ہے اپنے انٹرنس ٹیسٹ کے لیے. اسی وجہ سے وہ ٹاپ بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جو کانسیپٹ ہوتے ہیں وہ آلریڈی بلڈ ہوتے ہیں, انہیں صرف ایک ریویژن ریکوائرڈ ہوتا ہے. ویئرز جو O یا A لیول کا اسٹوڈنٹ ہے یا کسی اور بورڈ کا اسٹوڈنٹ ہے, اس سے پورا وہ جو کراچی بورڈ ہے اسے ایکسپلور دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے. اچھا جی بالکل. اب بہت سارے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ایک بہت ٹف چیلنج آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے آفٹر کمپلیٹنگ دیئر انٹرمیڈیٹ کہ وہ واپس سے جا کے اپنے انٹری ٹیسٹ کے لیے ایک بالکل زیرو سے اسٹارٹ کریں. اوکے. اب جیسے پریویس منتھس میں یہ ہوا تھا کہ جیسے ہمارا کیمبرج کا بچہ اگر میٹرک میں آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک سندھی سبجیکٹ بالکل نیو سبجیکٹ تھا جو کہ کیمبرج میں آپ آفر نہیں کر رہے, لیکن دس ایئر یہ انہوں نے امینڈ کیا ہے اور سندھی سبجیکٹ کو اس کے اندر انکلوڈ کیا ہے کیمبرج سسٹم کے اندر, کہ اب جو ان کا کمنگ ایئر ہوگا یہ سندھی سبجیکٹ ان کو انکلوڈ کرنا ہے, تاکہ اگر بچہ آپ کا کیمبرج سے میٹرک میں شفٹ ہو تو اسے کوئی ہرڈل نہ آئے. صحیح. تو یہ چینج آیا ہے ابھی ریسنٹ کہ اگر کیمبرج کا بچہ آپ کا میٹرک کی طرف موو ہونا چاہتا ہے تو یہ ایشوز جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ جیسے کہ کوئی ہے جو میٹرک سسٹم کیمبرج سسٹم میں پڑھ رہا ہے اینڈ دین اس کو جو میڈیکل وغیرہ لائیں گے, یہ پرابلم میرا خیال ہے کہ ویسے میڈم زیادہ صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے بتا سکیں گی. لیکن اگر آپ ایک پاکستانی نیشنل سسٹم کے اندر پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ فیڈرل سسٹم کے اندر پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ سیکنڈری کے سسٹم, چاہے AKU بورڈ کے اندر, تو یہ ایشوز آپ کو, اگر آپ نے پاکستان کے اندر اپنی کنٹینیو کرنی ہے اسٹڈیز تو یہ ایشوز آپ کو نہیں آئیں گے, ورنہ آپ کو ایکویلنسی کے ایشوز آئیں گے کہ آپ کو ایکویلنسی لینی پڑے گی. AKU بورڈ میں, فیڈرل بورڈ میں اور سیکنڈری بورڈ میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں ایکویلنسی والا جو ایشو ہے وہ نہیں ہوگا. AKU بورڈ کی اگین میں ایک جو نمایاں بات آپ کو بتاؤں کہ ان اے وے
کانسیپٹ وائز آپ اسی طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے, آپ کے کانسیپٹ بہت اچھے کلیئر ہوں گے, اور اسی وجہ سے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بچے اچھی جگہ پر AKU سے گریجویٹ کیے ہوئے بچے جو ہیں وہ اچھی جگہ پر, یعنی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, آخان یونیورسٹی, حبیب یونیورسٹی, لمز یونیورسٹی, فاسٹ, وہاں پر بہت اچھے طریقے سے اور ایزیلی جو ہے وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. اوکے. اچھا, یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ارتضیٰ ہیں اور امبر ہیں. امبر ان کی امی ہیں, ان کو کچھ سوالات کرنے ہیں تو پلیز کیجیے. کیا کنفیوژن ہے زندگی میں, کیا کرنا ہے؟ میرا کویسچن یہ ہے کہ جب ہم فیوچر میں آگے جاتے ہیں, پاکستان میں جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں جیسے NAD ہے, تو اس کے لیے جب ہم ایگزام دیتے ہیں جیسے MD کیٹ ہے, کیٹ ہے, اور انٹرنس ایگزام دیتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہمارا رزلٹ بنتا ہے وہ میٹرک اور FSCs کے رزلٹ سے بنتا ہے. تو اس کے اندر یہ میں نے سنا ہے, اب میں کنفرم نہیں ہوں میں, لیکن میں نے سنا ہے کہ جو مارکس ہوتے ہیں ہمارے وہ تھوڑے سے ریڈیوس ہو جاتے ہیں. آپ O levels کے پوائنٹ آف ویو سے بول رہے ہو کہ جب آپ OA لیول آپ O level سے پڑھے ہو؟ جی. اچھا, تو آپ یہ جو سوال آپ لوگوں کو سمجھ آئے کیا؟ جی میں بالکل سمجھ گئی ہوں. جس طرح سر نے ابھی کہا کہ باقی جو سارے بورڈز ہیں اس میں ایکولنسی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز وہ پاکستانی بورڈز ہیں, تو سسٹم میں آلریڈی انٹیگریٹڈ ہے. بیکاز کیمبرج کا سسٹم از این انٹرنیشنل بورڈ. انہیں کیا کرنا ہے, جب انٹری میں سارے بچے آ رہے ہوتے ہیں تو یونیورسٹی ہیز ٹو میک اے ڈیسیجن کہ سب کو ایکول لیول پہ کیا لائیں, سب کا ہم رزلٹ ایکولی کیسے میجر کریں, جس کی وجہ سے O اور A لیول کے بچوں کا ایک فارم بنتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم ایکولنسی فارم. جو بھی ان کا گریڈ آئے گا ان O levels اینڈ A levels, ہر سال پرسنٹیج تھوڑی ویری ہوتی ہے. کسی سال O level کو زیادہ ویٹیج ملتا ہے اور اسکول ریزلٹس اور AS کو کم ملتا ہے, کسی سال A2 کو ملتا ہے. ہر سال وہ ریشیو چینج ہو جاتا ہے کہ کس چیز کو ہم زیادہ ویٹیج دیں گے. لیکن بہت اچھی چیز یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک کچھ بچوں کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا تھا, اسی لیے اب ایک چیز آ گئی ہے کیمبرج میں, شاید آپ کو بھی پتا ہو کہ پہلے جو ہائیسٹ گریڈ ہوتا تھا وہ A ہوتا تھا, اور اب ہائیسٹ گریڈ ہو گیا ہے A اسٹار. تو وہ A اسٹار جو ہے نا وہ اب ایکولنٹ یور 90% ہو گیا, ورنہ پہلے جو A تھا وہ 80 پر رک جاتا تھا. تو اسی لیے اب وہ A اسٹار آ گیا تو 90 تک بھی ہو گیا. تو اس میں اب ایکچولی بچے بہت ایکول لیول پہ آ گئے. اچھا, ایک اور چیز ندا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارا جو فوکس ہے نا بہت جنرلی وہ یہ ہوتا ہے کہ اس منزل سے اس منزل کی طرف واٹس نیکسٹ. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ تعلیم اوور آل بچے کو زندگی بھر مدد کرے گی, رائٹ. تو یونیورسٹی کے بیونڈ بھی کیا ہوگا, چلیں یونیورسٹی تو پہنچ گیا, یونیورسٹی کے بیونڈ بھی کیا ہوگا. تو وہی والا کریکولم جو آپ کو اس لائف اسکل کے لیے بہت زیادہ تیار کرے نا, ہمیں اس پہ ذرا ایز پیرنٹس ایز اسٹوڈنٹس, آپ لوگ تو ماشاء اللہ بہت زیادہ اونرشپ لیتے ہو اپنے ڈیسیجن کا, اور آپ لوگوں کی ریسرچ کیپیبلٹیز بھی بہت زیادہ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ کون سا ڈسپلن, کون سا پروگرام, کون سا بورڈ آپ کو ہیلپ کرے گا. لیکن آپ کوئی انیکوالٹی یا کوئی ڈس ایڈوانٹیج میں نہیں ہے آپ O levels یا A levels کا. ہاں, اچھا, وہ والی چیز ہے کہ ایڈمیشنز میں جو پرابلم پہلے فیس کرنی پڑتی تھی O levels کے اسٹوڈنٹس کو کہ ہاں بھائی ایک سال ضائع ہو گیا, اور کیا وہ پرابلم اب نہیں فیس کرنی پڑے گی؟ دیکھیں, اگر امریکن یونیورسٹی پہ آپ شفٹ کریں گے تو ایک سال آپ کا ڈیفینیٹلی زیادہ لگے گا. کچھ کیسز میں آپ کو جو ہے کریڈٹ آورز مل جاتے ہیں اگر آپ نے اچھی طریقے سے, یعنی کہ اگر آپ نے A levels تک پڑھا ہے اور آپ نے جا کے امریکہ میں فردر ہائر ایجوکیشن لینی ہے, سو آپ کو ایک کچھ نقصان ہوگا, کیونکہ آپ امریکہ میں O levels کے بعد بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ایکچولی آپ O levels کے بعد, آپ AS کے بعد, آپ AS کے بعد ایڈمیشن لے سکتے ہیں, یعنی A level کے پہلے سال کے بعد آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. 16 ایئرز آف یونیورسٹی O levels کرنے کے بعد جب O levels کا A levels کا O levels کا رزلٹ آتا ہے تو امریکن یونیورسٹیز میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے وداؤٹ A levels. وہ فاؤنڈیشن پروگرام میں آپ کو نہیں, وہ UK کا اور امریکہ کا سسٹم الگ ہے. مجھے تھوڑا اس سے آئیڈیا ہے, امریکہ اور UK کا سسٹم الگ ہے. UK میں آپ کو A levels ہونا ضروری ہے, اور اگر آپ 2 سال A levels نہیں کر رہے so then you have to go for foundation, but not in America. امریکہ میں you have to complete your O levels, اور اگر آپ نے A levels بھی کر لیا تو کریڈٹس جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں, اور آپ کو کچھ سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ نکل جاتے ہیں, نمبرز. جی میں وہی کہہ رہی تھی, بٹ جو O level کا آپ کہہ رہی ہیں دیٹس ناٹ ان ایوری US یونیورسٹی, وہ سلیکٹڈ یونیورسٹیز میں ہے کہ O level اچھا, کے بعد اس کے لیے میں نے کاؤنسلر جو ہے ان کو دعوت دی ہے جو بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں. میرا خیال سے وہ ہمیں زیادہ بہتر گائیڈ لائنز دے سکیں گے, کیونکہ وہ ظاہر ہے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ, بہت ساری اور چیزیں جاننے کے بارے میں, کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے بھی نہیں پتا اور شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوں, سو کیوں نہ ہم مل کر سیکھیں. گڈ مارننگ پاکستان.
वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अपनी पढ़ाई को लेकर क्या करना चाहिए, क्या करियर चूज करना चाहिए, छोटी सी उम्र से ही नहीं पता चल रहा होता. हर बच्चे का माइंड सेट चेंज होता है. पहले वो कुछ जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं उसमें उनको वो प्रोफेशन पसंद होते हैं, जो कार्टून कैरेक्टर्स वो देख रहे होते हैं. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल से जो बच्चों का पहला लव होता है वो टीचर होता है कि मुझे तो टीचर बनना है बड़े होके. फिर और चीज़ें चेंज होती हैं. अब तो बहुत वैरायटी है बच्चों की सोच में. हर 3 साल 4 साल बाद उनका दिमाग चेंज हो जाता है. अब मुझे ये बनना है, अब मुझे ये बनना है. सो वो जो एक तो मुझे ये आप लोगों से गाइडलाइंस चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें पेरेंट का दिल है कि अच्छा बच्चा डॉक्टर बने, दिल तो होता ही है ना, मतलब हाँ, हम उन पे ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए. हम एज पेरेंट क्या कर सकते हैं कि हम उनका ब्रेन वॉश करें, तो कि हम आहिस्ता आहिस्ता उनके कान में बात डालते रहें. ये एक टिप दे दें, क्योंकि अगर पेरेंट की ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सेफ हो और उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, जॉबलेस ना रहना पड़े, तो हमारी तो ये होती है ना. शोबाजी से ज़्यादा मेरे ख्याल से पेरेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि उसको एक सेफ सिक्योर फ्यूचर मिल जाए. तो वो थोड़ा एज एजुकेटर्स आप लोग हमें प्लीज़ गाइडलाइन दें एज पेरेंट. देखिए, एक तो अब आजकल का जो जैसा आपने कहा कि ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया है. अब वो नहीं है कि जी मैंने डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो ही मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी. अब तो इतने सारी फील्ड्स आ गई हैं कि आप आराम से घर बैठे बहुत से पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं, अगर आप उस एंगल से बात करते हैं. अच्छा, दूसरा, अगर तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा एक ख़ास फील्ड के अंदर जाए, तो एक तो ये कि शुरू से मैं उस उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उस तरीके से उसको उसमें मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करूं एक्टिविटीज़ में. और फिर देखूं कि उसका मुझे इंटरेस्ट एग्जांपल देके समझाओ. फॉर एग्जांपल अगर आपने डॉक्टर बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने पायलट बनाना है, तो आपने जो है वो उसको जो टॉयज़ हैं उसके वो प्लेन्स और वो तरह की चीज़ें दी. आपने देखा कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 कैपेबिलिटीज. एक तो है इंटरेस्ट बहुत है, कैपेबल ही नहीं है. कैपेबल ही नहीं है, इतना कैसे पढ़ेगा वो. तो फिर अच्छा, जबरदस्ती करने का मतलब है कि आप चाइल्ड के साथ हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, उसको उसके साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी भी खत्म हो रही है. बिल्कुल. तो ये तो 2 चीजें मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. खुद चाइल्ड का इंटरेस्ट नंबर 1, नंबर 2 उसकी कैपेबिलिटी. जिस फील्ड के लिए वो जा रहा है, जरूरी नहीं है, हर आदमी की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं. अगर उस फील्ड के अंदर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है लेकिन मेरी कैपेबिलिटी है नहीं, अब ये आपका जो जॉब है माशाल्लाह एक अलग कैपेबिलिटी मांगता है. हो सकता है कि मेरा बहुत इंटरेस्ट हो लेकिन मुझे पता है भाई मैं फिजिक्स में 2 मिनट में फ्री हो जाऊंगा. फिजिक्स में ग्रेजुएशन की है और सोचे कहाँ बैठी हूँ फिजिक्स पढ़ के यहाँ बैठी. इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चाइल्ड को धक्का मार करके नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है, ये नहीं करना चाहिए. कैसे परखें बच्चों को, परखें कैसे कि इनका इंटरेस्ट किधर जा रहा है. फिर आप जैसे ये कह रहे हैं पहले से आप जहाज वाज ला के देना शुरू कर दिए, लेकिन हम अगर देख रहे हैं बच्चों का इंटरेस्ट फलानी जगह में हो रहा है तो हम उनको तराशें कैसे. सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपोजर. आप बच्चे का एक्सपोजर करवाएं डिफरेंट फील्ड्स. कैसे करा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दें. जैसे हमारे स्कूल्स में ये होता था कि कोई फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री लेके जाया जा रहा है, फील्ड ट्रिप्स होती है बिल्कुल, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेके जाया जा रहा है. तो उससे हमारे जहन में, या फिर और जो यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी का टूर करवाया जा रहा है, एक ट्रिप करवाई जा रही है, तो उससे हमारे जहन में उस वक्त ये परसेप्शन आ गया था कि भाई बहुत अच्छी फील्ड है टीचिंग और हमें टीचिंग ही करनी है. और आई थिंक हम बहुत यंग थे, हम सब कॉपी पे लेके अपने साइन सिग्नेचर करते रहते थे कि आई वांट टू बिकम अ टीचर. तो इस तरीके से बच्चे को जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे ज़रूर उसका एक्सपोजर करवाएं. जैसे जैसे उसका एक्सपोजर बढ़ता रहेगा, हो सकता है वो स्विच करना चाहे, हो सकता है कि वो उसे एज अ पैशन अडॉप्ट करना चाहे. मेरे पास यहाँ पे एक साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल से उठवा लिया, जो अर्ली एजुकेशन है, मैंने उनको बच्चों को स्कूल से उठवा लिया है और हम लोग पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं. मैं उनको पहाड़ों में लेके जाता हूँ, मैं उनको जड़ी बूटी दिखाता हूँ. मैंने इनिशियल स्टेज में जो उनकी एजुकेशन है वो मैंने ट्रैवलिंग से कराई है. मेरी जो बीवी है वो उनको मैथ पढ़ाती है, मैं उनको उर्दू पढ़ाता हूँ, फलाना मेरे अब्बू जो हैं वो इंग्लिश पढ़ाते हैं. सारे घर के लोगों ने सब्जेक्ट्स बांट लिए, जो मेन सब्जेक्ट्स. बेसिकली आपके मेन सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश, उर्दू, मैथ ही होता है ना, फिर आगे 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 चीज़ें. तो मुझे उनकी बात ये इतनी अच्छी लगी. उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि वो क्वालिटी
जो वो हम लोगों से बेसिक एजुकेशन में पा रहे हैं वो, और ट्रैवलिंग से वो इतना कुछ सीख रहे हैं, सो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी बात। इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसमें एक लूप होल है अगर हम देखें तो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई भी बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो वहाँ पे उसके अंदर एक पीर प्रेशर भी डेवलप होता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा होता है, और अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तो अपने घर में तो कंफर्टेबल है लेकिन वो पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता, वो जाके बात नहीं कर सकता। सोशलाइजेशन तो एक लूप होल है व्हिच इज एग्जिस्टिंग। कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होगा ना मेरे, स्ट्रीट स्मार्ट भी नहीं होगा। वो अम्मा पापा के सामने तो ठीक है लेकिन बाहर शाय है, सो नहीं, लेकिन अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आई एम श्योर बहुत लोगों से मिल भी रहा है बच्चा, वो भी सीख इंटरैक्ट भी होगा। पेरेंट्स लेकिन वो उन्होंने बेसिक एजुकेशन क्लास 3-4 तक उन्होंने ऐसे किया, उसके बाद स्कूल में डलवा। इसके लिए हम ये प्रेफर कर सकते हैं कि जितने भी हमारे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो एजुकेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे स्पीच कॉम्पिटिशन्स हो गए, हमारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो गया, टेक्नो साई की अगर हम बात करें, हमारे आर्ट्स का कोई कॉम्पिटिशन हो गया, तो हम जितना अपने बच्चों को इन कॉम्पिटिशन्स में इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी सोशलाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन लिटरेचर में भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी अच्छा, एक बहुत और इम्पोर्टेंट सवाल, चाहे वो मैट्रिक सिस्टम हो, चाहे वो कैम्ब्रिज सिस्टम हो या कोई और सिस्टम हो, ट्यूशन्स का एक ट्रेंड निकल आया है। आप स्कूल कॉलेज की फ़ीसें भी भर रहे हैं और आप पेरेंट्स ने ट्यूशन सेंटर्स की फ़ीसें भी देनी, जबकि स्कूल में सख्ती से मना होता है कि ट्यूशन नहीं लेना, छुप छुप के बच्चे जो हैं वो ट्यूशन्स ले रहे होते हैं, तो उसके लिए माँ बाप पे एक बहुत एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे मैट्रिक हो, या आई डोंट नो फेडरल का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये सबके साथ जाती है, मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहले तालिब इल्म के साथ जाती है, फिर वालिदैन के साथ जाती है, और जो स्कूल है उसके साथ भी ये जाती है। इसमें सिर्फ बॉटम लाइन में एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बॉडी का फ़ायदा हो रहा है, और वो है ट्यूशन टीचर्स या कोचिंग कल्चर। दिस इज़ द रियल माफिया। कुछ स्कूल्स जो मैंने देखे वो ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जो बच्चे अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, सो उनको स्कूल के ख़त्म होने के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से, रेमेडियल टाइमिंग्स, रेमेडियल क्लासेस दी जाती हैं, सपोर्ट क्लासेस दे दिए, टीए के साथ कर दिया। कुछ स्कूल्स जो लाइक मैं जिनको पर्सनली जानती हूँ, हर स्कूल नहीं है, ज़्यादातर बच्चों को यही होता है कि उनको ट्यूशन सेंटर्स जाके, इनफैक्ट हमने भी जहाँ से पढ़ा, हमें भी ट्यूशन सेंटर्स, वहाँ पे भी यही होता था कि अच्छा जी 22 बच्चे नहीं हैं तो चलो 12 बच्चे तो हैं। देखिए यहाँ पे निदा जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन पे हैं, क्योंकि बच्चे को पता है कि वो अगर स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो उसको उसके पेरेंट्स ट्यूशन लगवा देंगे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, अगर वो अपने बच्चे को इस तरीके से कह दें कि भाई तुम्हें स्कूल ही जाना है और वहीं से पढ़ना है, तो वो स्कूल में भी अटेंटिव रहेगा और जो भी वहाँ पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से समझेगा। लेकिन अगर उसका ये माइंड में कॉन्सेप्ट बन चुका है कि उसे ट्यूशन ही जाना है, वो तो वो स्कूल को बहुत लाइट ही लेगा। अच्छा, ये हैबिट भी आपको लगता है कि पेरेंट्स डेवलप करा देते कि बचपन से हमें डाल दिया है तो बच्चे को हैबिट हो गई? इसमें मेरा ये ख्याल है कि सबका ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, वाकई ये ट्यूशन कल्चर जो एक मुसीबत बन के खड़ी हो गई है, ये बिजनेस बना हुआ है। यानी आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है, और इसमें मेरा ख्याल है कि स्कूल का, पेरेंट का, बच्चों का, सबका जो है वो रोल बनता है कि इसको किस तरीके से डिस्करेज किया जाए, और उसके लिए फिर हमारा फ़र्ज़ ये बनता है एज ए टीचर कि हम बच्चों को गाइड भी करें कि क्या करें। अगर वो मिसाल के तौर पर कमज़ोर है तो अब वो क्या करे, वो किसी चीज़ को जो है वो उस तरीके से नहीं ले पा रहा है, तो अब वो स्लो लर्नर है तो उसको किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई कोविड जो है वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, तो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मिसाल के तौर पर लेक्चर्स जो हैं वो टीचर्स ने अपने खुद रिकॉर्ड किए हुए हैं। अब आपने एक लेसन जो है वो क्लास में पढ़ाया है, अगर वही रिकॉर्डेड लेसन का लिंक आप बच्चों को भेज दें, ये उसका ट्यूशन हो गया, वो घर पर जाके वही लिंक दोबारा से सुन लेगा। आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं वो कि बच्चे जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कौन सी है वो पता ADHD। अब वो कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, अक्सर क्लास में चौके मारती हैं टीचर अटेंटिव होने के लिए, मतलब मुझे अच्छे से, मैंने भी खाई है चौक, खिड़की के बाहर देख रहे हैं हम, सो कभी कभार बच्चा क्लास में इतना अटेंटिव नहीं होता, लेकिन घर में जब अम्मा एक घूरी मार रही होती है, चलो पढ़ाई का टाइम है, तो वो फिर पढ़ता है, वो देखता है, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत, यानी इस तरीके से इस कल्चर को बहरहाल सबको मिलकर इसके खिलाफ जो है वो करना चाहिए, और फिर वो नीड एनालिसिस, रिकॉर्डेड लेक्चर अगर मिस हो गया रिवाइंड करके दोबारा भी आप समझ सकते हैं।
اور پھر جس کو جتنی نیڈ ہے اتنی دفعہ اس کو سن کر اور وہ اپنا مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا پڑھائی کا سسٹم چینج نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ریکارڈر ساتھ لے کے جا سکیں. اگر وہ ہو جلدی جب اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے وہ جلدی لکھ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ ریکارڈر کی اجازت ہوتی ہے کہ فون یا کچھ ایسے سے ریکارڈ کر لیں لیکچرز ٹیچرز خود کر رہے ہیں آج کل. اچھا سر بول رہے ہیں یہ چینج ہوئی ٹیچرز خود کر کے اور اسٹوڈنٹ کو ایکسیس دے رہے ہیں. ہاں یہ چیز اس کا مطلب چینج. بالکل. اور یہ کووڈ نے بہت کچھ سکھایا ہے, یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ نے بہت کچھ ملا ہی اسی لیے تھا مجھے لگتا ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اچھا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمیر جاوید صاحب جو کہ ریئل مینٹورز سے ہیں اور یہ کریئر کاؤنسلر بھی ہے. یہ گائیڈ لائنز دیتے ہیں بچوں کو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آگے کیا سبجیکٹ بھی چوز کرنا ہے, یعنی جو کام ماں باپ نہیں کر سکتے اور ان کو ظاہر نالج نہیں ہوتی وہ کریئر کاؤنسلرز ہی کر رہے ہوتے. آئیے میں ان کو دعوت دیتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم عمیر, پلیز ہیو اے سیٹ. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی, آپ کے آنے سے پہلے میں بتا دوں ہمارے پاس جو گفتگو کا سیشن چل رہا تھا وہ یہ تھا بچہ کون سا سبجیکٹ چوز کرے, کون سا بورڈ چوز کرے, میٹرک, فیڈرل یا کیمبرج یا خان بورڈ, یہ والی ساری باتیں چل رہی تھی. اب ہم ایک لیول اپ جاتے اور چلیں بچے کو سمجھ آ گیا کہ اب اسے 8ویں 9ویں جماعت میں کون سا جا کے بورڈ چوز کرنا ہے, مگر ابھی بھی اس کو نہیں سمجھ آ رہا. اس کی جو خالو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا مارکیٹئر بنو, تم MBA کرو. اس کے ابو ہیں کہہ رہے ہیں بزنس پڑھو. اس کی امی کہہ رہی ہیں ڈاکٹر بن جاؤ. سو بچہ بڑا کنفیوز ہے, اس کو خود نہیں سمجھ آ رہا کیونکہ ارد گرد سے اس کو اتنے مفت مشورے مل رہے ہیں. آپ کے پاس جب بچہ آتا ہے تو آپ کیا اینالائز کرتے ہیں اور پھر آپ اسے گائیڈ لائنس دینا شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے بچے کا اپنا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, ٹھیک ہے, کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے اور پڑھنا کیا چاہ رہا ہے وہ. یوزلی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے ان کو ایک جو ہے وہ پریشرائز کہہ لیں یا ایک پیر پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ اگین وہی والی بات کہ آپ انجینئرنگ کر لیں یا میڈیکل کر لیں یا واٹس ایور, لیکن بچے کا انٹرسٹ اس چیز میں بالکل بھی نہیں ہوتا. بچہ کہتا ہے نہیں جی میں نے فار انسٹنس میں نے سوشل سائنسز پڑھنا ہے یا میں نے جو ہے وہ بزنس پڑھنا ہے یا میں نے آئی ڈونٹ نو مجھے ابھی کیا پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کے ریزلٹس کیسے آ رہے ہیں, اس کے جو بھی اس نے پریویس کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب فرض کریں اس نے محنت کر کے, اب وہ کیمسٹری میں ویک ہے مگر اس نے بہت جدوجہد اور محنت کے ساتھ وہ ایگزام میں اچھے نمبر لیا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کی ایک جو حالت خراب ہوتی ہے سبجیکٹ سے وہ فرض کریں کیمسٹری, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اسے جو کریئر چوز کرنا ہے اس میں کیمسٹری اسے پڑھنی پڑے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں کیمسٹری اگر فار ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, اگر کیمسٹری ریلیٹڈ دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ انجینئرنگ سائڈ پہ جاتے ہیں, اگر آپ نے پیٹرولیم یا کیمیکل انجینئرنگ پڑھنی ہے اونلی دین یو ریکوائر کیمسٹری, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی انجینئرنگ میں آپ کو جو ہے وہ کیمسٹری نہیں چاہیے ہوتی, یا اگر آپ بایو سائڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کیمسٹری کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ فیکٹر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ فزکس پڑھ لیں, میتھس پڑھ لیں, CS پڑھ لیں یا اس کے ساتھ آپ کوئی بھی کمبینیشن آف اینی سبجیکٹس, آپ پھر بھی انجینئرنگ یا آپ IT سائڈ پہ آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ سائنس کوئی بھی مطلب ادر دین میڈیسن اور پیٹرولیم کیمیکل انجینئرنگ آپ کے پاس, یعنی کہ آپ کے پاس سارے آپشن ہوتے ہیں کہ بچے کو آپ یہ بتا سکیں اچھا جی اگر آپ نے یہ نہیں لینا تو آپ یہ ایگزیکٹلی کر سکتے ہیں. آپ اس کو پلیٹ میں ٹرے میں رکھ کے سارے سبجیکٹس دے دیتے ہیں کہ اب تم بتاؤ تمہیں کیا کرنا. اس کا انٹرسٹ سب سے پہلے ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو اگر پریشرائز کریں گے آپ کسی بھی چیز کے لیے وہ فار دا ٹائمنگ تو پڑھے گا ضرور, لیکن بعد میں وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر دے گا, ٹھیک ہے. دوسری چیز پیرنٹس کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں کہ اسکوپ کس چیز کا ہے. دیکھیں اسکوپ اگر کسی بھی فیلڈ کا اگر اسکوپ ہے, لیکن اگر اس بچے کو اس فیلڈ میں انٹرسٹ نہیں ہے تو اس اسکوپ کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر جائے گا, ٹھیک ہے. اگر کسی چیز کا اسکوپ نہیں ہے بٹ اس چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے تو ان اینی کیس وہ اپنا اسکوپ خود بنائے گا اس پرٹیکولر فیلڈ میں, بیسکلی. اچھا اب اگر میں آج کے زمانے سے پوچھتی ہوں تو ہم تو ساری مائیں ڈرے بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھئی تو ہر چیز میں تو روبوٹس آئے جا رہے ہیں, ہم اپنے بچے کو پڑھا لکھا اور وہ جاب لیس ہو جائے, فلانا ہو جائے, آگے کا سوچ رہے ہیں ہم. بچے جو چھوٹے ہیں ان کے فیوچر کا سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا, کیا ایسا پڑھائیں کہ سیف رہے. اگر میں آج کی بات کرتی ہوں تو آج کا ظاہر ہے آپ کے پاس سرٹن بچے آتے ہیں, آج کا اسکوپ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز میں لگ رہا ہے؟ دیکھیں اینی تھنگ ٹو ڈو ود IT سب سے زیادہ اسکوپ ہے. اچھا کسی بھی جگہ انٹرنیشنل IT فارن یونیورسٹیز تو نیچرلی اسٹیم آپ کا کورس ہے نا, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس, یہ 4 وہ فیلڈز ہیں جس میں آپ سمجھیں کہ اگر انٹرسٹ ہے کسی کا تو اسکائی از دا لمٹ میں بھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس سوشل سائنسز اور باقی اگین انٹرسٹ کی بات ہے, اینڈ آف دا ڈے
अगर आप अगेन वही बात कि इसको अगर इंटरेस्ट नहीं है आपका और फिर भी आप स्टेम वही वाली ये बात कहते हैं केपेबल नहीं है, Exactly. इंटरेस्ट है, ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं है, Yes. तो कोई फायदा नहीं है। वहाँ कोई सोर्स नहीं लग सकती किसी मिनिस्टर की, कभी भी जहाँ किसी और वहाँ कोई नहीं फोन कर सकता सुने हमारे बच्चे को लेने वाली। True. So वो वाली चीज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और वो करना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल का कि आप फर्ज करें आपने पूरी तैयारी की है कि आपके मेडिकल में जो है एडमिशन होना है, आपने इतनी मेहनत से वो पढ़ाई की लेकिन आपके नंबर नहीं आए, आपका एडमिशन नहीं हो सका, आप डॉक्टर नहीं बन सके या इंजीनियरिंग वाला सीन हुआ, सो यूनिवर्सिटी लेवल पर आप क्या क्या और सब्जेक्ट्स अलग अलग ले सकते हैं? फिर आप फिजिक्स ले लेंगे या अगर नहीं देखिए, तो? अगर किसी का एम है जी मेडिसिन, अव्वल सबसे पहले तो मेडिसिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एक बड़ा बहुत एक्सपेंसिव डिग्री है, ठीक है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस इट इज़ रियली रियली एक्सपेंसिव, ठीक है। आप ये समझें कि इवन जो लोकल वहाँ का है उसके लिए भी वही फ़ी है जो एक आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ी होती है, ठीक है, विच इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर्ड विद इंजीनियरिंग या आपके बिजनेस सब्जेक्ट या सोशल साइंसेस के। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने डॉक्टर फॉर वन रीज़न और दी अदर नहीं बन सकते, कई सारे बच्चों का एम ही होता है कि जी हम उस मेडिकल एनवायरनमेंट में काम करें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हों, तो आप जो है वो जो आप अगर डॉक्टर हैं तो ही आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, नहीं, आप फोरेंसिक साइंसेस पे चले जाएं, आप फार्मेसी पे चले जाएं, ठीक है, आपके पास मैनेजमेंट के ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं आपके, जो आप हॉस्पिटल रन कर सकते हैं, आप उनकी मैनेजमेंट में हो सकते हैं, आप एडमिन में हो सकते हैं, तो वो एनवायरनमेंट उनको वही मिलेगा, ठीक है, बट उनको जो है वो they won't be working as a doctor basically. दूसरा है कि डॉक्टर की रिक्वायरमेंट भी फिर बहुत हाई होती है, आपके पास बायो और केमिस्ट्री, स्पेशली इंटरमीडिएट का बच्चा जो पाकिस्तान से अव्वल तो मेडिसिन करने डायरेक्टली नहीं जा सकता, ठीक है, किसी भी फॉरेन स्कूल में, स्पेशली अगर हम यूएस या यूके की बात करें, इवन ऑस्ट्रेलिया भी। उसके अलावा अगर उसके मेडिसिन में या बायो और केमिस्ट्री में अगर उसके रिजल्ट्स एट एनी गिवन स्टेज वो या ए लेवल्स में बी अगर बी भी है तो भी उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। अच्छा। और फिर ये कि ज़ाहिर है एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, यू नो टेक्स यू ऑलमोस्ट 10 years मे बी इन यूएसए टू बी अ डॉक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनली पाकिस्तान में भी पढ़ने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पढ़ाई का खर्चा एज डॉक्टर बनने के लिए कम है वहाँ के। बिल्कुल, मैंने तो ये भी सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है उधर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो आई एम श्योर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट, बिल्कुल डाउ है, AKU है, बिल्कुल, तो ये सारी जो है वो रिकग्नाइज्ड हैं एंड देन एक्सेप्टेड, तो वो बैलेंस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बच्चे हैं यहाँ पे कुछ जो अपने करियर के बारे में सवालात करना चाहते हैं, सो आप सब हैं जो भी जिसको भी जवाब आए प्लीज़ उनको केटर करें। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम जो बात कर रहे हैं अलग अलग सिस्टम्स को लेके, अब एक सिस्टम रह गया था IB सिस्टम जो कि काफ़ी नज़र आ रहा है, अगर आप में से कोई उसके ऊपर रोशनी डाल सके कि वो सिस्टम क्या होता है बेसिकली और बाकी सिस्टम से कैसे मुख्तलिफ है। थोड़ी सी ग्रोइंग फील्ड है ना पाकिस्तान में, वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स हर फील्ड में टीचर ट्रेनिंग पे बहुत एम्फेसिस होना चाहिए, मगर IB में मजीद हो जाता है। वो है क्या होता क्या है उसमें क्या होता है कि आप किसी भी टॉपिक को जब पढ़े होते हैं ना तो वो एक लूप लर्निंग की तरह पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये नहीं करेंगे कि हम आज मैथ्स में शेप्स पढ़ेंगे, हम शेप्स पढ़ेंगे और फिर हम उन शेप्स को हर सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे तक क्यों ना हो, PE तक क्यों ना हो, यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जी, जैसे ज्योग्राफी में आप पिरामिड्स पढ़ लेंगे, ट्रायंगल है या पिरामिड है, जहाँ जैसे बता रही है ना कि अगर शेप्स पढ़ें तो ज्योग्राफी में पिरामिड्स पढ़ा देंगे, फिर मैथ्स में सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो पढ़ लेंगे, यू नो इन इंग्लिश में भी यू कुड यू नो लुक एट अ सेटिंग या कॉन्टेक्स्ट जिसमें पिरामिड है और उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उसका गोल ये होता है कि बच्चा जिस दुनिया में है, जिस एनवायरनमेंट में है, उससे कनेक्ट करे, तो वो यूनिवर्सली इंटरनेशनली वो चीज़ें पढ़ रहा है। अच्छा उमैर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे ने IB सिस्टम पढ़ा है और उससे बाहर आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो वो कहाँ कहाँ नहीं जा सकता और कहाँ कहाँ जा सकता है? कैम्ब्रिज पढ़ा है तो कहाँ कहाँ जा सकता है और कहाँ कहाँ नहीं जा सकता? मैट्रिक सिस्टम पढ़ा है तो क्या क्या कर सकता है? ये प्लीज़ आप मुझे बताएं। ठीक है, देखिए IB सिस्टम और CIEs जो हैं ये दोनों फुली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, और दोनों जो है अगर किसी ने इन दोनों सिस्टम्स में पढ़ा हुआ है तो वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि IB जो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट है इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस सिस्टम। अच्छा, अभी हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा अभी इसको मतलब अभी बहुत बिगिनिंग है, मेरा छोटा बच्चा ये पढ़ रहा है। देयर आर वेरी फ्यू स्कूल्स इन कराची एक्चुअली जो ये ऑफर कर रहे हैं,
IB सिस्टम ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन रिकग्निशन इसकी भी है, सबसे ज़्यादा इसकी है, GC जो CIEs हैं इनकी है। मैट्रिक का जहाँ तक सवाल है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट का बच्चा जो है अव्वल तो वो डायरेक्ट, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे फॉर इंस्टेंस UK की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो डायरेक्ट आपको नहीं लेती हैं एज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट। अच्छा। फॉर इंस्टेंस कोई भी बड़ा स्कूल आप देख लें, चाहे वो लॉ की डिग्री हो, चाहे वो आपकी मेडिसिन की डिग्री हो, ठीक है, अगेन अच्छा UK अगेन देयर आर फ्यू पाथवेज जो आपको लीड जरूर कर सकते हैं आपका UK की यूनिवर्सिटीज। पाथवेज का मतलब फाउंडेशन? नॉट रियली। UK में दो चीज़ें हैं, एक फाउंडेशन होता है और एक इंटरनेशनल ईयर 1 होता है। अच्छा। तो इंटरनेशनल ईयर 1 में तो फिर भी इंटरमीडिएट का बच्चा अगर उसकी फॉर इंस्टेंस 75% प्लस है तो उसका चांस बन जाता है, बट नॉट एवरी यूनिवर्सिटी ऑफर्स। थोड़ा सा मुझे थोड़ी आम फहम उसमें ज़बान में समझाएं कि अगर बच्चे ने यहाँ इंटर किया है, ठीक है, अब वो UK पढ़ने जाना चाह रहा है या तो वो क्या करे? ओके, देखिए अगर इंटरमीडिएट किया है यहाँ से उसने और वो जो है उसको लॉ पढ़ना है फॉर इंस्टेंस, अच्छा, ठीक है, तो उसके और किसी बड़े नाम से पढ़ना है उसने, तो उसके लिए नेचुरली जो राउट है वो उसको पहले फाउंडेशन करना पड़ेगा 1 साल का। ओके, ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोग्रेशन होगी उसके LLB में फॉर another 3 years। मतलब डिग्री फाउंडेशन के बाद होगी? जी बिल्कुल। इंटर के बाद वो पाथवे करेगा, फाउंडेशन करेगा, बिल्कुल, और उसके बाद 3 years वो उसका 3 साल की डिग्री करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए आप IB सिस्टम। ठीक है, क्या अगर उसने IB सिस्टम से यहाँ पढ़ाई की है तो वो UK जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। या यूरोप जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, अगर उसकी वो रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो वो बिल्कुल डायरेक्टली अपना फेडरल बोर्ड से बच्चे ने पढ़ा हुआ है, सेम फेडरल बोर्ड हो और इंटरमीडिएट सेम हो, सारी चीज़ें। एंड आगा खान बोर्ड? आगा खान बोर्ड का जो है ना, क्योंकि रिकग्नाइज्ड कई सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी आगा खान बोर्ड को नहीं करती UK में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो जब तक उन्हें पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं जाती वो लोग उस पर कोई, क्योंकि उनकी वेबसाइट भी अगर आप चेक करें तो आगा खान बोर्ड अभी तक उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ अपनी वेबसाइट पे। तो अगेन ये केस टू केस बेसिस पे होता है। ठीक है, अब आ जाए हम USA की तरफ। कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ने के बाद आप USA में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और IB और मतलब बिल्कुल फिर ले सकते हैं। वहाँ पे क्या सीन है इंटरमीडिएट से अगर कोई बच्चा जाता है तो USA में क्या सीन है? बिल्कुल देखें, बच्चा अगर O लेवल्स कंप्लीट करता है, A लेवल्स नहीं किया, तो वो फिर भी US जा सकता है अपना फर्स्ट ईयर में वहाँ पे, ठीक है, वहाँ कोई फाउंडेशन नहीं होता, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर उसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, अगर मैट्रिक किया हुआ है और इंटरमीडिएट नहीं किया हुआ, तो वो नहीं जा सकता वहाँ पे, उसको इंटरमीडिएट हर हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट के बाद वो USA जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और वहाँ पे मतलब बिजनेस या इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, ये अच्छा, ये वाले अच्छा। अब एक बात मुझे आपसे ये करनी है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने अभी देखा है कि वो स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहे होते हैं, वो मेरे इतने जानने वाले हैं कि वो पता नहीं कौन कौन से, खुद बगैर किसी काउंसलर के कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को वो ईमेल्स भेज रहे होते हैं और उन्हें फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मतलब इतने वो लकी हैं और इतने झक्की हैं वो कि वो लगे रहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाए। सो क्या ऐसा सिनेरियो है कि स्कॉलरशिप्स यूरोप, UK, USA, जहाँ जहाँ एजुकेशन की बड़ी बड़ी इदारे हैं वहाँ बच्चों को मिल सकती है, और कैसे मिल सकती है? देखिए, स्कॉलरशिप अगर यूरोप साइड की बात है तो यूरोप पे ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपके मास्टर्स या फर्दर एजुकेशन के लेवल पर आती हैं, ठीक है, मास्टर्स, PhD, मास्टर्स, उसके बाद MPhil या PhD, और वो ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च देखिए, यूरोप का फोकस जो है क्लासरूम टॉट कोर्सेज पे कम है, स्पेशली अगर हम जर्मनी, क्योंकि अक्सर जो है पाकिस्तानी हमें जर्मनी जाना है, दे आर मोर फोकस्ड ऑन रिसर्च वर्क देन द क्लासरूम टॉट कोर्सेज। ओके, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि अक्सर बच्चे कहते हैं नहीं जी हमें क्लासरूम टॉट कोर्सेज में जाना है, रिसर्च वर्क में नहीं जाना। रिसर्च में बहुत कम जाते हैं, या तो जिन्होंने MPhil करना है या PhD करना है वो लोग जा रहे होते हैं उस साइड पे। US की देर आर नो फुल स्कॉलरशिप्स, अगेन इंटरमीडिएट को फुल स्कॉलरशिप के लिए वैसे भी कंसिडर नहीं किया जाता। A लेवल्स है, SAT है, कई सारे वहाँ पे जो प्राइवेट लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस हैं, यस उनकी बड़ी हेफ्टी स्कॉलरशिप। ये हम यूरोप की बात कर रहे हैं? नहीं, ये अब अमेरिका की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो वहाँ पे आपको जो है इन प्राइवेट लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे बेस्ड ऑन योर एकेडमिक प्रोफाइल, वहाँ पे यस देयर आर चांसेस टू सिक्योर अ अगर आपकी एकेडमिक मतलब आपके जो एकेडमिक स्टैंडिंग बहुत है, ग्रेड्स वो आपके बहुत आउटस्टैंडिंग है, सो आप उनको उनके मदद से जा सकते हैं। SAT में अच्छा स्कोर है, बहुत ज़रूरी है SAT स्कोर जो है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं SAT जो है वो UK, USA कहाँ के लिए ज़रूरी होता है? US के लिए जो है ज़रूरी है, लेकिन आज अब क्योंकि कोविड की वजह से ऑप्शनल है, तो आपको जो है SAT की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है काफ़ी जगहों पे, लेकिन अगर आप टॉप 50 स्कूल्स टारगेट कर रहे हैं US के, तो फिर नेचुरली कहीं ना कहीं फिल्टर आउट करेंगे, तो आप बेहतर है कि आप SAT दें, रिजल्ट लाएं, एंड देन यू प्रोग्रेस। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ IELTS
वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, उसके लिए भी आपको अलग से करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आइल्स आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है बेसिकली, और हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ओ लेवल्स की बेसिस पे तो इंग्लिश में अगर आपका मिनिमम BSc है तो कई सारी यूनिवर्सिटी चाहे वो UK हो US हो वो आपका आइल्स वेव ऑफ कर देती हैं, ठीक है। बट एट टाइम्स यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपसे कहती हैं कि नीचे में आइल्स भी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली होता है कि आपका जो ओ लेवल्स इंग्लिश है वो 2 साल के लिए की वैलिडिटी होती है आपकी। अगर आपका उससे ज़्यादा टाइम हो गया है तो फिर आपने यानी कि आइल्स देना पड़ेगा। अच्छा, फिर आइल्स मस्ट है। IELTS must और ये USA भी मांगता है या UK भी मांगता है? दोनों मांगते हैं। इनफैक्ट कोई भी कंट्री आप जाएंगे, इवन अगर आप यूरोप साइड पे भी जाते हैं तो भी आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट आती है। ओके, यस, इवन दो उस कंट्री की लैंग्वेज इंग्लिश ऑफिशियल नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज, स्टिल आपको आइल्स सबमिट करवाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल करी हूँ, फॉर एग्जांपल कॉमर्स से आपने जो है, जैसे आप कह रहे थे कि IT में का वो है दौर है और ये, तो अब अगर आपने कॉमर्स ली हुई है तो क्या कॉमर्स से आप IT की तरफ आगे हायर स्टडीज में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश और मैथमेटिक्स ओ लेवल्स में आपके पास है, अच्छा, तो आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आप आगे अपना स्विच करना चाहें मेजर IT की तरफ, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ, नो प्रॉब्लम। सही। जो इंटरमीडिएट का बच्चा है वो नहीं कर पाएगा? नहीं, इंटरमीडिएट अगेन उसका मैथ्स का स्कोर ज़रूर देखा जाएगा मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी। अच्छा। मतलब जब भी मैथ्स का आई थिंक सेकेंड ईयर में एग्जाम देता है तो उस पर भी देखा जाएगा और उसका मैट्रिक में भी देखा जाएगा। मैं क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है तो मैं अभी इन्होंने फिनलैंड का सिस्टम बताया, मैंने जर्मनी का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो बिल्कुल अलग था और मैं बहुत हैरान हुई जब मैंने वहाँ 2 साल पढ़ाई की। जर्मनी में 4वीं जमात तक सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, एक स्कूल होता है, गवर्नमेंट स्कूल होता है, ज़ाहिर है वो। उसके बाद उस 4वीं जमात में ये सोचा जाता है कि ये बच्चा जो है ये डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ये MBA करना चाहते हैं, तो उसको एक स्कूल है जो ज़्यादा जिसमें मुश्किल पढ़ाई होती है, गिम्नाजियम, वहाँ भेजा जाता है। जो थोड़ा सा बच्चा एवरेज लग रहा होता है तो दूसरा स्कूल सिस्टम है, रियाल शूले कहते हैं, रियाल स्कूल कहते हैं उसे। और अगर आपको लगता है कि अच्छा बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा लेकिन ये टेक्निकल है, ये कुछ टेक्नीशियन बन सकता है, इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, प्लम्बर बन सकता है, बेबी सिटर बन सकता है, कोई ऐसी चीज़, तो उसको हाउट शूले में 3 अलग अलग सिस्टम्स वहाँ वो 4वीं जमात में ही तय कर लेते हैं कि किधर किधर भेजना है। तो मैंने वो उस सिस्टम में जब पढ़ाई की तो मैं बहुत हैरान हुई थी कि दुनिया में इन जो सिस्टम्स को हम जानते हैं इनके अलावा भी और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे आपने फिनलैंड का सिस्टम बताया, सो वो वाली चीज़ है। ट्यूशन सिस्टम की हम बात कर रहे थे और यहाँ देखा गया है कि प्राइवेटली बहुत सारे बच्चे जो कैम्ब्रिज सिस्टम में मेरे जानने वाले ऐसे हैं कि उन्होंने स्कूल से हटवा लिया कि मैं स्कूल को पैसे देने के बजाय मैं ट्यूशन सेंटर्स में पैसे नहीं दूँ, और वो प्राइवेटली एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। जो प्राइवेटली एग्ज़ाम्स दिए रहे हैं बच्चों ने, उनको आगे हायर स्टडीज़ में प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इशू नहीं है। देखें अब ओ लेवल्स की हद तक जो है ना, मैं कहता हूँ कि आप स्कूल में बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक डेवलपिंग स्टेज होती है। आपका रूटीन अगर आप स्कूल से निकाल लेते हो तो आपका एक रूटीन आउट हो जाता है। वो कितने दिन डेली सुबह 8 बजे उठेगा, वही फिर आपका रूटीन ही होगा कि 12-1 बजे उठ के ट्यूशन जाना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो एक तो आप स्कूलिंग एटलीस्ट ओ लेवल्स तक जो आप स्कूलिंग ज़रूर करवाएं। अच्छा, उसके बाद प्राइवेटली आप ए लेवल्स करवाना है, नो प्रॉब्लम, प्राइवेटली कर लें, कोई इशू नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वो ये नहीं देखती कि आपका किस स्कूल से या किस कॉलेज से आपने ओ लेवल्स या ए लेवल्स किया हुआ है। एज लॉन्ग एज यू हैव द ग्रेड्स यू आर सॉर्टेड, नो प्रॉब्लम। मैंने वही बच्चों को मैं यही समझाती थी कि आपने जो स्कूल में कर लिया, प्ले ग्रुप से लेकर वो 8 क्लास तक वो कर लिया, अब जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स में आप करोगे वो उसके नंबर आपके आगे आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड। इफ आई कैन ऐड समथिंग हियर, ही इज राइट कि ओ लेवल तक के डेवलपमेंटल नीड्स बच्चे के और होते हैं और ए लेवल में और होता है, लेकिन इफ़ आई में ऐड पर्सपेक्टिव थोड़ा हमें बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है। ट्यूशन पे जब बच्चा जा रहा होता है ना, तो वहाँ पे जो उसकी ग्रूमिंग होती है, या प्राइवेटली जब वो पढ़ रहा होता है, जो उसकी ग्रूमिंग और मैं कहूँगी लैक ऑफ ग्रूमिंग हो रही होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है स्कूल में जिस तरह उसे पढ़ाया जाता है। अभी एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। अभी ए लेवल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ए लेवल में लैब का एक कॉम्पोनेंट है, तो लैब का वो एग्ज़ाम तो हर किसी ने देना है, चाहे वो प्राइवेट दे रहा हो या वो स्कूल के थ्रू दे रहा हो।
ब्रिटिश काउंसिल खुद ये बोल रहा है, कैम्ब्रिज ये खुद बोल रहा है कि वो बच्चे जो ट्यूशन के थ्रू आ रहे हैं और लैब दे रहे हैं उनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, बीकर तोड़ रहे हैं, टेस्ट ट्यूब नहीं पकड़ पा रहे, रीडिंग नहीं कर पा रहे, बिकॉज प्राइवेट वही ना कोचिंग सेंटर का ऑब्जेक्टिव इज जस्ट कि बस हम बच्चे को पेपर के लिए तैयार करें। स्कूल की ओनरशिप थोड़ी ज़्यादा होती है, स्कूल अपना उसको ज़्यादा फर्ज समझता है, पर्सनालिटी बना रहा है, पर्सनालिटी बनाता है। और जैसे मेडिकल स्कूल की भी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, हो सकता है कि इंटर और ए लेवल्स में अगर हम बहुत ब्रॉडली स्पीकिंग कहें या हर बोर्ड की बहुत ब्रॉडली स्पीकिंग कहें कि बच्चा पहुंच तो जाएगा, बच्चा एक्सेल कब करेगा ज़्यादा, जब उसके अंदर पहले का बैकग्राउंड जो है कि इंडिपेंडेंट स्टडी का होगा। और मेडिसिन के बाद तो इवेंचुअली सब यूएस असेंबली के लिए जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे भी कौन सर्वाइव करेगा, कौन अच्छी तरीके से नए स्किल्स को अडेप्ट करेगा, उस पर भी आई थिंक हमें थोड़ा फोकस करने की थोड़ा सा मैं एड ऑन खाली ये, क्योंकि ये बात ट्यूशन्स के हवाले से आ रही थी, बिल्कुल मैडम ने बिल्कुल सही बात की। हमें इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी चाहिए, कुछ स्कूल्स के हवाले से भी ये होता है कि उसमें विजिटिंग फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जब विजिटिंग फैकल्टी बहुत ज़्यादा होती है तो टीचर स्टूडेंट जो एक रिलेशनशिप होता है वो नहीं बन पाता। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है वो नहीं बन पाता, और वो इन अ वे विजिटिंग फैकल्टी उसी तरीके से हो जाता है जैसे ट्यूटर जो है वो आया, उसने अपना पढ़ाया, और वो जो टीचर से रिलेशनशिप डेवलप होता है, वजह से कोई अच्छा टीचर लग रहा होता है तो बच्चा उसके सब्जेक्ट में एक्सेल करने की कोशिश करता है, वो आप सही कह रहे हैं, वो डेवलप बच्चे से नहीं होगा। तो मैं फिनलैंड वाला एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ। फिनलैंड में ये है कि जो टीचर पढ़ाएगा स्टूडेंट को तकरीबन नेक्स्ट 6 इयर्स तक वही पढ़ाता रहेगा, तो एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, स्टूडेंट टीचर बॉन्डिंग। अच्छा, अरे भाई। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अब अगर बच्चा पढ़ाई में वीक है लेकिन स्मार्ट है, मगर वो में नहीं होते ना, बच्चे कुछ बैठते ही नहीं रहे होते, तो क्या होगा? उनके अम्मा अब्बा कहेंगे हम अपने बच्चे के साथ करें क्या, तो वो क्या करे, कैसे, क्या फील्ड चूज करे, कहाँ एडमिशन मिलेगा उसे, क्या होगा उसका? देखिए, आजकल की जो हम जिस एरा में है, आप स्ट्रीट स्मार्टनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर्ड विद कि बच्चा जो है वो सिर्फ बुक्स पढ़ता है और वो पढ़ता रहे। ठीक है, अगर स्ट्रीट स्मार्टनेस है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट ज़रूर कर लेगा। ठीक है, बच्चे को अगर नहीं पता कि क्या करना है तो सबसे जो इजी वे आउट होता है वो आपका बिजनेस मैनेजमेंट होता है। अच्छा, ठीक है, आई मीन वेरी जेनेरिक डिग्री और बड़ा इजी है। अच्छा, इतना बर्डन नहीं आता। ओके। लेकिन अगर स्ट्रीट स्मार्टनेस है तो आई एम श्योर वो अपनी डिग्री करके उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज, या उसके पास आइडियाज़, ज़्यादातर बच्चों स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे जो होते हैं उनके पास आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद जो कि ग्रेड्स लेकर आ रहे हैं। उनको एक, क्योंकि उनका माइंडसेट ये होता है ज़्यादातर कर जी हमें कॉर्पोरेट स्लेव बनना है। कॉर्पोरेट स्लेवरी हमारे जो है ना, हम लोगों के ऐसे फीड इन कर दी गई है कि हम बस यार हमें बड़े होके जो है ना, यहाँ हम डिग्री लेके हम किसी इस फर्म के लिए काम करेंगे। वो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं आती है, वही थिंकिंग अपनी उसी में है कि जी फलां के लिए काम कर लिया, फलां के लिए काम कर लिया। ये नहीं सोचते कि यार कोई आइडियाज़ हमारे पास होने चाहिए, हम अपने आइडिया पे काम करके अपना ही कोई ब्रांड क्रिएट कर लेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादातर वो बच्चा करते हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट होता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हालांकि मुझे ये बात सवाल करते हुए अच्छा ही नहीं लग रहा, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत घरानों में लड़कियों को जॉब्स करने की इजाज़त नहीं होती। हाँ, पढ़ा लेंगे उन्हें, वो पढ़ लेंगी, नहीं होगी जॉब्स करने की इजाज़त। शादी भी ख़ानदान में होगी तो वो नहीं कर सकती, ट्रेडिशन ही नहीं है। अब सही है, सबके अपना अपना ख़ानदान होता है। तो उन लड़कियों के लिए मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि मुझे बहुत दुख होता है कि वो अगर मेडिकल की सीट ज़ाया कर देती है, उन्होंने डॉक्टर नहीं बनना, पर अगर वो पढ़ाई में अच्छी है, उनका दिल है, उन्होंने सीट ज़ाया कर दी क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करनी। आप उस तरह की बच्चियों के लिए क्या गाइडलाइन देना चाहिए कि उन्हें क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए? उन्होंने पढ़ना भी है, उन्होंने एक्सप्लोर भी करना है, हाँ आगे जॉब करनी है नहीं करनी, सो उनके लिए आप क्या सब्जेक्ट सजेस्ट करेंगे कि आगे अगर उन्होंने देखिए, अगेन वही वाली बात है कि अगर उनका इंटरेस्ट, कोई भी हम सब्जेक्ट सजेस्ट ज़रूर कर दें, लेकिन क्या वो उसमें आगे एक्सेल करेंगे नहीं करेंगे, वो तो उनकी पढ़ाई इन एनी केस वो भी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली काम आए ना वो एजुकेशन, वो क्या हो सकते हैं सब्जेक्ट्स? प्रैक्टिकली अगर काम आप लो एजुकेशन, तो फिर जाहिर है आपको या तो आप इंजीनियरिंग साइड पे जाएं, अच्छा, आप या तो आप मेडिसिन साइड पे जाएं। ये 2-3 जो आपकी बहुत फोकस्ड है, वो हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि फैमिली की तरफ से 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप इंजीनियरिंग कर लें या आप मेडिसिन कर लें। ठीक है, और अक्सर लड़कियाँ जो हैं वो मेडिसिन की तरफ ही जा रही होती हैं। भाई ना, वो सीट ज़ाया ज़रूर होती है, लेकिन एटलीस्ट वो अपना कंपटीशन वो करती है जिसका उनको इंटरेस्ट होता है। अब अगर आप किसी का मेडिसिन में इंटरेस्ट है, आप उसको कह देंगे जी आप जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ लें, तो वो तो पढ़ने क्या, वो तो शायद डिग्री भी ना ले पाए उसकी वजह से। सो नेचुरली आई थिंक
मतलब हम किसी को फोर्स तो कभी नहीं कर सकते कि आप फलां सब्जेक्ट ले लें और ये आपके मतलब का नहीं, आप आगे सीट जाया करेंगी, क्योंकि नोबडी नोज कि इवेंचुअली हो सकता है वो अपना अभी प्लान ये हो कि हम जॉब नहीं करेंगे, बाद में हो सकता है अपना क्लिनिक स्टार्ट कर लेंगे, कहीं जॉब करना शुरू कर क्या पता कभी ऐसा वक्त मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें वो कॉन्सेप्ट को भी चेंज करने की ज़रूरत है, मेरा अपना ये ख्याल है। एक जो होता है ना, हम बाज़ औक़ात एजुकेशन को देखते हैं कि भाई हमने एजुकेशन हासिल करनी है ताकि या तो जैसे बहुत अच्छा कहा कि जी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जो है वो जॉब मेरी मिल जाएगी, या ये कि अच्छे पैसे कमाने के लिए एजुकेशन हासिल करनी है। एजुकेशन इटसेल्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी है। अगर कोई बच्ची है जो वाकई अच्छा पढ़ रही है, डॉक्टर तक जा रही है, ठीक है, वो अगर फील्ड नहीं भी जा रही है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएगी, उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा, ये खुद एक बहुत बड़ी, यानी एजुकेशन को सिर्फ इसलिए कि जी हमने जो है वो एक अच्छे पैसे अर्न करने हैं, सिर्फ मेरा ख्याल है कि इसलिए ये बहुत थोड़ा सा एक लेना चाहिए। एंड आफ्टर कोविड एक और एज मिला है हमारे जो एजुकेशन है उसे, कि ऑनलाइन टीचिंग का जो सिस्टम आया है, तो अगर किसी ने अपना MBBS कंप्लीट कर लिया है और बायो केमिस्ट्री इस तरीके के सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, दे कैन गो फॉर द ऑनलाइन टीचिंग एज वेल। इवन एज अ कंटेंट राइटर भी काम कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, कि आपको डिफरेंट थीसिस लिखने होते हैं या कुछ भी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ऑनलाइन जॉब्स के और ऑप्शन क्या हो सकते हैं जो घर बैठे आप कर सकते हैं, और क्या ऑप्शन? फ्रीलांसिंग बहुत कॉमन है नाउअडेज। आपके पास जितनी एक्सपर्टीज़ है, जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप अपना फाइवर पे अकाउंट बनाइए। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप अपनी स्किल्स को कैश भी कर सकते हैं, और आप इन प्रैक्टिस भी रहते हैं। जब आप अपनी ही स्किल्स में इन प्रैक्टिस रहते हैं तो आपको सराउंडिंग्स का भी एक्सपोजर मिल रहा होता है कि और क्या क्या चीज़ें मार्केट में, नाउ आई हैव टू मूव फॉरवर्ड अ स्टेप अहेड, तो वहाँ से भी आपका एक्सपोजर जो है वो काफ़ी सारा डेवलप हो रहा होता है। थैंक यू सो मच। सवालात तो बहुत सारे, टाइम यहीं तक का था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने काफ़ी गुत्थियाँ लोगों के दिमाग में जो थी वो सुलझाई हैं, एंड थैंक यू फॉर दैट। हो सकता है कि कभी हम फिर आपको बुलाएं और इससे फर्दर और आगे लेके जाएं, लेकिन अभी हमने बिल्कुल बेस से शुरू किया। आई होप पेरेंट्स को समझ आया होगा थोड़ा बहुत, और इस प्रोग्राम से थोड़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू। सो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब मैं आपसे मिलवा रही हूँ डॉक्टर बिल्कीस को, और डॉक्टर बिल्कीस लेकर आई हैं नेचुरलाइज, और चीज़ों के बारे में बताएंगी अपनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आजकल बहुत गर्मी हो रही है ना? बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि गर्मी को लेके स्किन के हवाले से कौन से प्रोडक्ट्स आप लेकर आएंगे? जी, गर्मियों का पूरा पैकेज है। कूल क्ले मास्क। अच्छा, ये पूरी बास्केट गर्मियों की है? पूरी बास्केट है। विटामिन सी सोप है, आप तो सोप यूज़ करना चाहें सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फेस वॉश यूज़ करना चाहें फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा संदल टर्मरिक एंड उपटन क्रीम है, स्क्रबिंग क्रीम है, और स्किन वाइटनिंग जो है ना सीरम है, दिन में आप लगा सकते हैं। बाहर निकले तो आप सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। सन ब्लॉक भी हमारे पास 2 रेंज में, जो आप चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना जो स्किन लाइटनिंग क्रीम, क्योंकि नकल्स जो है ना डार्क हो जाते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, उनके लिए स्किन लाइटनिंग क्रीम अलग से है। जैसे फोल्डिंग एरियाज़ अगर आपके डार्क हो जाए तो आप वो लगा सकते हैं। फिर हमारे पास बहुत ही अच्छा सूदिंग सा स्प्रे है, इसमें कैमोमाइल है, इसमें अर्क़ गुलाब है, डिफरेंट फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है कि आप जैसे अक्सर होता है ना आपको, जैसे गर्मी लगती है, पसीना आता है, अंडर आर्म्स वगैरह पसीना आता है, उससे स्मेल आती है, तो कोई ऐसी चीज़ है आपके पास? जी, बॉडी लोशन या कुछ? ये क्या है? ये तो हमारा स्प्रे है, और उसके लिए आपको पसीना ना आए, हाँ, उसके लिए हमने ब्राइडल पैकेज अच्छा किया है, जिसमें जी बिल्कुल, जिसमें हमारा बॉडी वॉश जो है उसमें भी ग्लूटाथियोन है, हमारी जो क्रीम है उसमें भी ग्लूटाथियोन है। अच्छा। जो है ना बॉडी ऑर्डर को भी ख़त्म करता है, और होता है ना कि आपको एक्नी वगैरह हो जाए, कोई भी बॉडी पे आपके डार्क पार्ट्स हो जाते हैं, कोई दाग रह जाता है, उसको भी ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। क्या चीज़ें ब्राइडल पैकेज में, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जी, ब्राइडल पैकेज में बॉडी वॉश है, बॉडी क्रीम है, उस फिर हमारे पास फेस वॉश है, फिर उपटन है, फिर हमारे पास ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि निखरी निखार है, तो उसके लिए ग्लो एंड शाइन क्रीम है। फिर जो है ना उपटन इसलिए है कि
कुछ भी हो जाए उपटन का रिवाज नहीं जाएगा। हाँ। तो आप उपटन लगा सकते हो। जो बॉडी ऑर्डर की आप बात करिए ना, जिनको पसीना आता है और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उनके लिए हमारा उपटन बेस्टेस्ट है। हाँ। कि आप जो है ना हफ्ते में 2 दफ़ा इसकी अच्छी तरीके से फुल बॉडी में स्क्रब करें। एक्सफोलिएशन भी करता है और आपके बॉडी ऑर्डर को ख़त्म करता है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप इसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। अच्छा, बालों के लिए कुछ बताएं? जी, बालों के लिए दुल्हन अगर ब्राइडल हो तो उनके लिए बेस्ट है कि फिर वो बायोटिन स्प्रे और बायोटिन शैम्पू का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो स्पेशल होते हैं। उसके साथ जो है ना हमारे पास उनकी फिर बालों के हिसाब से ना, अगर खुश्की है तो जिंजर ऑयल है, अगर बाल को कलर पिगमेंट को अच्छा करना है तो हमारे पास आंवला ऑयल है। सारी चीज़ें जो है ना उस उनके हिसाब से है। ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वजन ना बढ़े ये भी तो हो ना, वो भी तो बताएं कि वजन जी ना बढ़े। बिल्कुल, उसके लिए है। आम का ज़माना है, आम खा खा के हमने वजन बढ़ाना है। जी बिल्कुल, इसलिए रीशेप योर बॉडी। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना, इसमें जो हम आपको बताते रहते हैं, कलौंजी, अजवाइन, लेकिन इसमें क्या है कि उनके एक्सट्रैक्ट हैं। फिर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो इसमें फ्यूकस, फाइटोलका, उनके भी एक्सट्रैक्ट है। उनको मिक्स करके हमने बनाया है रीशेप योर बॉडी। ख़ासकर ख़वातीन जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मोटापा होता है या मोटापे की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उनके लिए बेहतरीन है। फूड सप्लीमेंट है, ग़िज़ा की तरह इस्तेमाल करें और अपना वेट कम करें। दिन में 2 दफ़ा खाना है, चाहे तो आप दही में डाल के खाएं, चाहे तो आप पानी के साथ लीजिए। तो इससे आपका वेट मेंटेन रहता है और एक्सेसिव जो फैट होता है उसको कट करके आपकी बॉडी से निकालने में आपकी मदद करता है। ठीक है। अच्छा, एक्नी, पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये तो गर्मी साथ लेकर आती है। जी बिल्कुल, इसके लिए हमारे पास कूल क्ले मास्क है, उसके लिए हमारे पास उसकी क्रीम है, उसके बहुत सारे हम जो है ना फिर देखकर हम जो आपको ना प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये पोर मिनिमाइजर है। पोर मिनिमाइजर मतलब लाइक वो दाने छुप भी जाएंगे जी, इससे। आप प्राइमर के तौर पे भी इसको लगा सकते हैं, जैसे और अब हमारे यहाँ सब कहते हैं हमारे ओपन पोर्स है, ओपन पोर्स है, उसके लिए बेहतरीन रोज़ से बना हुआ ये है। आप ये जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना फिर क्रीम है, विटामिन सी क्रीम है, वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा कूल क्ले मास्क है, फिर एक्नी की क्रीम भी हम जो है ना आपकी स्किन को देख के आपको बता सकते हैं। फिर मास्क अलग अलग है, अनार का मास्क है, लेवेंडर है, सिल्वर मास्क है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, चीज़ें तो बहुत सारी हैं ना। अच्छा, अब मुझे बताएं बेबी क्रीम का हवाले से बताएं, कितने शेड्स हैं आपके पास? हमारे पास 3 शेड्स हैं। ठीक है। लाइटर है, मीडियम है और थोड़ा सा डार्क ब्राउन जो है, उनके लिए 3 शेड्स हैं। और ये इसमें SPF 30 भी है। अच्छा। मतलब कि आपको सन प्रोटेक्शन भी फराहम करता है। हाँ। और है ना ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए या ऑफिस में जो जाते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि आपका मतलब कि बेस भी लग जाता है और जो है ना आपकी सन प्रोटेक्शन भी हो जाती है। अच्छा, फेशियल किट के बारे में बताएं। जी, फेशियल किट हमारे पास है। अच्छा, हमारी फेशियल किट में हमने आपको जो है ना सूदिंग लोशन भी दिया है। वो किस लिए दिया है? अल्लाह ना करे किसी इंग्रेडिएंट से आपको कोई रेडनेस हो जाए तो सूदिंग लोशन पहले से ही मौजूद है। हालांकि ये सारा फ्रूट फेशियल है, इसमें हर इंग्रेडिएंट, हर जो भी आपको जो आप बॉक्स उठाएंगे उसमें उसके इंग्रेडिएंट मौजूद है। जैसे हमारा फेशियल स्क्रब है तो उसमें एप्रिकॉट कर्नल है, एप्रिकॉट ऑयल से बना हुआ है। फिर अगर आप हमारा क्ले मास्क उठाएंगे तो हमने इसमें कैमोमाइल डाला है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्ले से यानी कि मुल्तानी मिट्टी हो या कोई भी मिट्टी हो, उससे थोड़ी सी ना हार्डनेस आ जाती है तो और है ना ड्राई होने लगती है स्किन, तो उसको भी हमने कवर किया है कैमोमाइल ऑयल से। अच्छा, आई रोल-ऑन के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। जी जी बिल्कुल। आई रोल ऑन दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। आपकी पफ़ी आइज़, आपके डार्क सर्कल्स, वजह कोई भी हो, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये आप जो है ना कैरी आराम से कर सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं। इस्तेमाल इसका बहुत आसान है। आई रोल ऑन, जैसे इसको रोल ऑन करना है तो इससे और जो क्रू फीट्स होते हैं उस पर भी आपने लगाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 15 दिन में हमारी चीज़ों का रिज़ल्ट 15 दिन के बाद आना शुरू होता है। 3 महीने में आपको काफ़ी रिज़ल्ट आता है, क्योंकि इसमें ऑल नेचुरल चीज़ें हैं, कोई भी हमने हार्श केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है। तो रिज़ल्ट जो है हो सकते हैं थोड़े स्लो हो, लेकिन फॉरएवर के लिए होते हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन शैम्पू के बारे में बताइएगा। जो कलर प्रोटेक्शन शैम्पू है जिससे आपने बालों को डाई कराया और फिर शैम्पू के ज़रिए
जी वो ज़रा safe देखिए है। होता ये है कि आज आपने डाई किया, एक वॉश में ही आपका कलर जो है ना उतरने लगता हाँ। है और आपको बार बार कलर पे जाना पड़ता है। तो हमारा कलर प्रोटेक्शन शैम्पू जो है आपके कलर को लॉक करने में आपकी मदद करता है, आपके बालों को गिरने से नहीं रोकता, क्योंकि कलर में केमिकल होता है। तो इसमें हमने वो जो हर्ब्स यूज़ किए हैं जो आपके बालों को फ्रीजी होने से बचाता है, और ये आपसे वादा करता है कि आप 25 वॉश कर लेंगे तो भी आपका कलर जो है ना प्रोटेक्ट रहेगा 25 वॉश तक। अच्छा, डेटलेस के बारे में बताएं प्लीज़। जी जी, डेटलेस मरीन कोलेजन से बना हुआ है, आपके कोलेजन के लिए बहुत अच्छा है। एक बॉटल जो है ना आपने डेली इस्तेमाल करना होता है नाश्ते के बाद। इसमें आपने विटामिन सी भी डाला है, क्योंकि इसको हमने बनाया है पाकिस्तानी लोगों के लिए कि उनकी स्किन, उनकी खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ों की कमी होती है जिसकी वजह से जो है ना कोलेजन उनका, और क्योंकि यूवी रेजिस का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी भी यखनी का नाम लो तो उनको वॉमिटिंग होने लगती है कि नहीं, लेकिन आपके कोलेजन को तो, आपकी स्किन को तो कोलेजन चाहिए। तो आपके कोलेजन को बरकरार रखने के लिए, आपकी स्किन को शाइनी रखने के लिए, एज को कम करने के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा है डेटलेस। और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनके घुटनों में बहुत दर्द होता है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, उनके लिए भी बेहतरीन है। अच्छा, ये जो है सिबकथॉर्न ऑयल, जी इसके बारे में बताएं। जी, सीबकथॉर्न ऑयल में सी बेरी ऑयल है, इसको जो है ना स्किन सर्जन ऑयल कहा जाता है। ये आपके सेल्स मेम्ब्रेन को जो है ना रीजनरेट करने में आपकी मदद करता है। ये पीना और लगाना, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में होता है, नॉर्दर्न एरिया से जमा करते, कोल्ड प्रेस है, आप इसको पी भी सकते हैं, आप इसको लगा भी सकते हैं। अगर आप हमारी सिर्फ सीबकथॉर्न ऑयल पिगमेंटेड स्किन पे, एक्ने स्किन पर लगाएं और इसको पिएं तो इसके रिज़ल्ट आपको ऐसा नहीं होगा कि आ जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। स्लो एंड ग्रेजुअली आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि पिगमेंटेशन पे और फ्रैकल्स पे और मलाज़मा पे मुझे सीबकथॉर्न ऑयल से बेहतरीन कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आती जो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है। और लेकिन ये हमारे यहाँ ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि हमारी छाइयाँ जो है ना 2 दिन में उतर जाए, तो वो जादू नहीं है, बस ये मैं कहूँगी। अच्छा, प्लीज़ ये बताइए ऑर्डर करने का तरीका क्या है और किस किस तरह पहुंच पाएगा ये जो प्रोडक्ट्स हैं, और आप क्लिनिक पे कब कब बैठती हैं? जी, आप जो है हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टा पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं, जो मेरा पेज है फेसबुक पेज उससे ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी पेजेस हैं उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं कराची में 3 क्लिनिक्स करती हूँ। सदर में मैं सिर्फ संडे को बैठती हूँ, फ्राइडे मेरा ऑफ होता है। बाकी मैं 12 यानी कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक मैं गुलशन क्लिनिक में होती हूँ, और 6 साढ़े 5 से 7 बजे तक मैं डिफेंस में होती हूँ। मंडे टू थर्सडे डिफेंस क्लिनिक होता है, मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे जो है ना मेरा गुलशन क्लिनिक होता है। उसके अलावा लाहौर और पिंडी में मैं जो हूँ, फिर जब यहाँ से छुट्टी होती है तो वहाँ फ्राइडे को मैं बैठती हूँ। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच जी। और कोई खुशखबरी नहीं है, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है आज? ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल है। अच्छा, हमने आपको कभी भी ना सीबकथॉर्न ऑयल पे जो है ना डिस्काउंट नहीं दिया था, तो आप लोगों को बड़ा गिला शिकवा होता था कि सीबकथॉर्न ऑयल पे भी हमें डिस्काउंट चाहिए। तो जो 15% ऑफ पूरी प्रोडक्ट्स पे है, वो सीबकथॉर्न ऑयल पे भी इस दफ़ा हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, और 15% ऑफ है, 3 दिन तक है, आप अवेल कर सकते हैं। नेचुरलाइज की पूरी फैमिली, आप जो भी चीज़ लेना चाहें आप ले सकते हैं। और हमारे नेचुरलाइज की एक बात ये कि आप जब कॉल करते हैं तो आपके लिए अगर प्रोडक्ट नहीं होती तो आपको समझा के दूसरी प्रोडक्ट दी जाती है। हो सकता है ना, जैसे आप देखें कि कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें रेटिनॉल एंड बोटॉक्स क्रीम ही चाहिए, फिर हम कहते हैं रेटिनॉल एंड बोटॉक्स क्रीम जो है वो एजिंग स्किन के लिए, एज स्किन के लिए। और जब आपको ग्लो एंड शाइन चाहिए तो आपको हो सकता है कुछ लोगों को हम ग्लो एंड शाइन के अलावा कोई दूसरी क्रीम दे, क्योंकि स्किन को रीड करके नेचुरलाइज आपको प्रोडक्ट जो है ना वो सजेस्ट करती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा, और बहुत सारे सवालात जो अभी भी आपके सॉल्व नहीं हुए आप हमें SMS करके भेज सकते हैं। सो हम आपके लिए फिर से एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। सुबह जो